Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a belated episode of the Hot Review. Assalamu alaikum प्यारी आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन. और ये belatedness जो है मेरी वजह से हुई है. नहीं इसमें कोई नहीं इसमें है because I thought I would be absolutely fine by Thursday और मैं कर सकती, but unfortunately मेरे में हिम्मत ही नहीं बनी जुमेरात को. ये सारी चीजें मैटर नहीं करती. आप ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है. It's taking longer to recover this time. वही बात है, मैंने बड़ा सोचा कि should I make this public or not, लेकिन कहने का मकसद ये था that so many people look up to me and follow and you look for guidance and everything. 30s में जो हिम्मत होती है वो 40s में नहीं होती, जो 20s में होती है वो 30s में नहीं होती. तो 40s में आके एहसास होता है कि जो आपने 20s में, जैसे कि आप अब हैं 20s में, आप जो इन्वेस्ट करेंगे अपनी बॉडी में और अपनी लाइफ में, it'll pay off later in life. So मैंने कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्योंकि नहीं किया हुआ था, इसलिए वो पे बैक टाइम ज़रा मेरा मुश्किल हो रहा है कभी कभी. पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें बिल्कुल, और शुरू से रखें. ये ना वेट करें कि यार वक्त आएगा तो रख लेंगे. अभी से जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अपने आप में वो ही आपको काम आएगी, क्योंकि वक्त अभी है. अभी ही वक्त है. यही वक्त है. आज ही वक्त है. चाहे आप अपनी बिल्कुल टीनेजर हो तो फिर सही है मेरे ख्याल में. एज लॉन्ग एज टीनेजर भी वो टाइम वही शुरू होता है. दैट्स एक्चुअली व्हेन आफ्टर 18. तो फिर तो हमना इंसान की जिंदगी शुरू हुई और फिर नहीं तो मतलब करना क्या है, सेहत में तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. वेल यू राइट. हाँ मेरे ख्याल में एक चीज है ना, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग फिट. और फिर उसका थोड़ा सा एक आगे एक्सटेंशन है कि बीइंग सुपर फिट. देखिए हसन, तीन चीजें हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, तीन चीजें पैरेलल में चलती हैं. इट्स एक्चुअली ट्रायंगल ऑफ लाइफ. सोल, माइंड एंड बॉडी. ब्यूटीफुल. सोल जो है वो आपकी जो भी दीन है आपका, और दीन दुआ मेरे ख्याल है वो सबसे ऊपर है. उसके बाद आपकी माइंड है. माइंड ओवर मैटर बड़ी चीज होती है, आप बड़ा कुछ कॉन्कर कर सकते हैं दिमाग से. और फिर आपकी बॉडी है, in no particular order. I think although I would give दीन और दुआ a bit of superiority because सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है. लेकिन अपनी बॉडी में आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना उसमें, वो मैंने ज़रा कम किया अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए वो वक्तन फवक्तन मुझे उसका भुगतना पड़ता है. अच्छा, उसकी एक ऑब्वियसली चीज़ तो ये भी है ना कि आप एक्सरसाइज करें या कोई हेल्दी एक्टिविटी. एक चीज ये है कि आप वो भी ना करें. और फिर डाइट भी गलत इस्तेमाल करें और सब कुछ ही गलत करें. बिल्कुल. तो कोई कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उसको बैलेंस में रखें. बचत मेरी हो जाती है बिकॉज कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है जिसमें लोगों को सिगरेट होती है या स्मोकिंग या कोई पीपल ड्रिंक, पीपल एक्चुअली हैव ईट अ लॉट ऑफ ऑयली फूड्स. वो सब कुछ मैं नहीं करती, जिससे थोड़ी सी बचत हो गई है कि अल्लाह का शुक्र है कि ब्लड प्रेशर भी जो था वो भी खत्म हो गया. आई एम ऑफ बीपी मेडिकेशन. आई वाज ऑन इट फॉर लाइक 15-16 इयर्स. और वो भी बड़ा लोगों ने कहा कि एक दफ़ा जी लग जाए ब्लड प्रेशर की आप फिर छुटती नहीं है, बट ऐसा नहीं है. मेरी छूट गई थी. डायबिटीज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है. छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, अल्लाह करे छोटी मोटी ही रहें. अल्लाह करे छोटी मोटी रहें. एंड we're very happy अल्हम्दुलिल्लाह that you're back. और आपका जो भी प्रोसीजर था वो अच्छे से हो गया इंशाल्लाह. हमारी दुआ है आमना कि आप जिए हजारों साल. और इंशाल्लाह आपके और भी जो छोटे छोटे मसले हैं, छोटे मोटे मसले हैं, वो जल्दी से खत्म हो. और आप बिल्कुल 100% फिटनेस के साथ. 100% मेरी फिटनेस का एम जो है ना इस वक्त, वो अपना आयरन लेवल्स अप लाना है बिकॉज वो बहुत लो है. तो उनके लिए काम शुरू हो गया है. कलेजियां मारने के कलेजियां और आयरन की. किसी ने मुझे कहा कि जी बीफ के कबाब आप दोपहर, अब मैंने लंच मैंने कर दिया है कच्चे कीमे के 2 कबाब. हाय. मैं कहता हूँ कि ये जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, उनके लिए तो सबसे बेहतरीन इलाज है. किसी गोली से बेहतर है आप दोपहर को 2 कच्चे कीमे के बीफ के कबाब खा लें. मैंने उससे भी थोड़ा 2 हाथ आगे किया है कि मैंने 4 ग्रेन होल व्हीट आटा मंगवाया है डाली से, और मंगवाया देसी घी. तो मैंने शरीफ को कहा छोटी सी रोटी उस पर लगाए थोड़ा देसी घी और 2 कबाब, एंड दैट्स माय लंच नाउ आई थिंक फॉरएवर. देखें ना अल्लाह की कितनी रहमतें और नेमतें. बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो अल्लाह मियां ने जब इतनी चीजें बनाई हैं हमारे लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम चुनते वही हैं जिनसे नुकसान हो. तो हमें चाहिए कि हम बजाय उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जिनसे हमें एहतियात बरतनी चाहिए, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहतरी का बायस साबित हो. इंट्रो को खींचता नहीं है, लेकिन मैं आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी. बहुत लोगों का प्यार आया, बहुत डीएम्स आए, मैं सबके जवाब नहीं दे सकी, बट आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड सो मच अफेक्शन इन द लास्ट 2 days दैट आई एम रियली ब्लेस्ड. आई रियली फील ब्लेस्ड. ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का. और मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. लेकिन टाइल ब्रेक पे जाने से पहले
बताना भी जरूरी है कि आज हम कौन से ड्रामे रिव्यू आज करें। हाथ नहीं मैं हौला रखना। नहीं नहीं, आज तुसी फैर खोल के रखो। इश्क है कि 4 किस्तें हैं जिनमें बहुत कुछ हुआ है और इतना कुछ हुआ है कि बंदा, मैं कहती हूँ अन्नी तबाहियां, मच गई है, अन्नी मच अन्नी गई मच गई है। है। देन ऑफ कोर्स वी गॉट परदेश की सेकंड लास्ट डबल एपिसोड, डबल एपिसोड तो और फिर आखिर कब तक की एक बड़ी जबरदस्त मजे की एपिसोड परिजाद, उफ, की एक और जबरदस्त एपिसोड विद सम Intro वेरी में ही वेरी तालियां। वैल्यूएबल लाइफ लेसंस इंट्रो में ही तालियां बजा दें। एंड इवन लापता का एक बहुत फायरी सीन। फायरी सीन हाँ। जिसके ऊपर काफी सोशल मीडिया के ऊपर बात होना Of शुरू course, हो चुकी of है। course. और क्योंकि ये वीडियो हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना फितूर की एक किस्त को भी इंक्लूड कर लिया जाए जी। इस रिव्यू में। खाली फितूर की किस्त को हम रिव्यू करेंगे, नीली जिंदा है इस रिव्यू का पार्ट नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स आप ये एपिसोड जब देखेंगे, आप ऑब्वियसली सैटरडे को देखेंगे तो खुदा और मोहब्बत आ चुका होगा, लेकिन वो इस रिव्यू का हिस्सा नहीं है। खुदा और मोहब्बत को भी हम इंशाल्लाह मंडे को रिव्यू करेंगे। तो मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? परदेश से आमना शुरू परदेश करेंगे। से शुरू करते हैं जी। हमारा हीरो पहुंच गया, डिलीवरी के वक्त हीरो पहुंच गया। हीरो पहुंच गया। और आप क्या कहना चाहेंगे हीरो के इस इकदाम के ऊपर? नहीं ठीक है, हीरो देखिए, मुझे हीरो की समझ आ रही है कि वो कोशिश कर रहा है, मगर उसको थोड़ा सा अपना जो करियर ओरिएंटेड वो है, प्यार भी जिसमें उसको कोई है। बुराई नहीं है, करियर ओरिएंटेड अगर है तो। नहीं, मगर वेयर डज इट स्टॉप, राइट? दैट्स द थिंग, वेयर डज इट स्टॉप? मेरा नहीं ख्याल कि करियर ओरिएंट हो के फैमिली को अलहदा कर देना, वो कोई सेपरेट कर देना फैमिली यूनिट को, वो अक्लमंदी नहीं है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में कभी भी जो उसकी नीयत थी वो ये नहीं थी कि वो अपनी फैमिली से अलग रहे। पहले वो एक ट्रेनिंग कोर्स पे गया था, विच इज काइंड ऑफ एन ऑड थिंग, बिकॉज उसको एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी ट्रेनिंग के लिए वहां पे और भेजा कहीं था। और से नौकरी और नौकरी उसको कहीं और से ऑफर हो गई तो है, कुछ तो unethical वो भी है। अनएथिकल बात भी है। और दूसरा ये कि अगर वो कंपनी के ट्रेनिंग कोर्स पे गया था, पढ़ाई के लिए नहीं गया था, तो फिर ये क्या हुआ, क्या ये हुआ क्या है? ट्रेनिंग कोर्स पे वो गया, नौकरी उसको कोई और ऑफर हो गई वहां पे, उसके लिए वो रुक गया। अब बात वही है हसन कि एक चीज से दूसरी चीज लीड्स इनटू अनदर, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? ही हैड टू ड्रॉ द लाइन, ही हैज टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। नहीं, बट आपने उसने बोला ना कि मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेके जाऊंगा, नहीं माँ वी- को भी तो लेके नहीं जाऊंगा। वीजा लगा अब ना। वीजा नहीं लगा इसमें, अब उसका क्या व्हाट डू कसूर? डू? कब तक वो करेगा? बचपन गुजर जाएगा उसके बच्चे का पूरा। नहीं, अब वीजे का इतना तो नहीं है, वो वापस आ रहा है और उसने कहा कि मैं वीजा लगवा दूंगा तुम्हारा। अच्छा, मेरी इतनी सिंपैथी उसके साथ नहीं बन रही, मेरी नहीं बन रही। ऑल्दो वो पहुंच गया, और मुझे एक तो ये कि नौकरी उसकी करना थोड़ी अनएथिकल मुझे हरकत लगी वो है। बात नहीं जायज, कि अभी जायज तुम नहीं थी। एक और ट्रेनिंग पे गए हो, वहां से तुमने कोई और नौकरी निकाल ली है। I don't know why they did that actually. I don't They understand could have that. just said that we are so happy with your work that we want you to continue हाँ here, don't go back. हाँ मगर ऐसा नहीं था, उसने कहा मुझे ऑफर हुई है। जबरदस्ती का भंड। हाँ, जबरदस्ती का भंड करने की जरूरत, ऐसे तो खैर इस हफ्ते तो इट पुट्टो ते जबरदस्ती का भंड निकलेगा। किस किस दी गाल करोगे? That's true. That's true. So जबरदस्ती का भंड था, इसकी जरूरत नहीं थी। बट मेरी इतनी सिंपैथी जो है ना वो इबाद के साथ बन नहीं रही। आपकी एमन के साथ है? मेरी एमन के साथ। एमन्स एक्चुअली नॉट रॉन्ग, एमन्स नॉट रॉन्ग कि भाई तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी मैं लूँ, माँ भी बीमार हो गई है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी मैं जमा कराऊं? प्रॉपर्टी टैक्स भी मैं जमा कराऊं, बच्चे को भी स्कूल में छोड़ूं, वो गिर गया है तो उसको हॉस्पिटल भी मैं लेके जाऊं। इट्स नॉट अ वन पर्सन जॉब। वो गिरा था जैद, जी, इसने भी गिरना था। इससे भी ये गिरना। अब ये अच्छा, थोड़ा, वैसे दूसरी पे बच्चे गिरते रहते हैं, वैसे मुझे नहीं पता आपने कितने गिराए होंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिराया। मैं तो दोनों बच्चे गिराए। हाँ, बच्चे तो गिरते रहते हैं। कहाँ से गिराया ये भी जरूर? बिस्तर से। आपने तो नहीं गिराए होंगे, खुद ही गिरे होंगे। नहीं, वो यूज्ड टू रोल ऑफ। हाँ, नहीं बड़ी उम्र में तो ठीक है। नहीं एक्चुअली अच्छा, जिस उम्र में वो बच्चा था, छोटी हाँ। उम्र में वो गिर कैसे गया बिस्तर से? मैं तो ये नहीं पूछ गिर रहा था। सकते हैं बच्चे। इतनी छोटा नहीं वो बच्चा को आमना, वो अच्छा, मुर्तजा गिरा हुआ है। कलाबाजी खा ही नहीं हाँ, सकता वो उसने खाई, मेरे बच्चे ने खाई हुई है। यार। वो एक उम्र होती है, हाँ, नहीं, न्यू बॉर्न नहीं खा सकता। विद इन 2-3 मंथ्स उसने खा ली। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, गिरा हुआ बिस्तर से। वो 6-7 महीने पे गिरा होगा। इससे पहले गिरा था। वो सर उठा लेता था बहुत जल्दी, वो माशाल्लाह बिग बेबी। अच्छा, तो जी, तो मैंने क्योंकि बच्चे दोनों गिराए हुए हैं, तो आपको इसलिए मुझे लगा पता है कि कि इसमें हाँ, कोई मेजर इसमें ठीक कोई है। बड़ी बात नहीं है। मगर उसको कुछ होता भी नहीं है, डॉक्टर भी ये कहती है कि बच्चे गिरते नहीं, रहते हैं। अमीरा it's गिरी okay। थी एक बार, रात को सोते सोते गिरी थी। हाँ, एक बार गिरी थी। नहीं, गिर जाते हैं बच्चे। हाँ ठीक है।
बच्चे actually परेशान ना हो, बच्चे गिरते रहते हैं. बच्चे are a lot stronger than we believe them to be actually. That's true. They're Actually, the human body, going back to our जी. intro, is much stronger than we believe it to be. And going back to the mind body soul, human body के साथ साथ जो अल्लाह ने फरिश्ते आपको दिए हुए हैं ना, वो आपको एहसास होता है कि हर लम्हे में आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं. जी बिल्कुल. तो वो ये है कि या बिल्कुल. एनीवे, बैक टू परदेस. जी. तो ये हुआ, और अब अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है. आपने मुझे 3 हफ्ते पहले कह दिया था कि वो तलाक मांगेगी. पता नहीं आपको किसने कहा था. नहीं, उसको मांगनी चाहिए थी इसका, बट उसने मांग ली. हाँ. तो पता नहीं वो आपने अंधेरे में तीर चलाया था या आपको इन्फॉर्मेशन थी या आपको कुछ आइडिया. किसने इन्फॉर्मेशन दी? पता नहीं, कोई नहीं. ताड़े बड़े कनेक्शन है कि नहीं? नहीं. तो अब उसने तलाक मांग ली है. अगले एपिसोड के प्रोमो में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो वैसे तीर चलाया था. वैसे आपने वैसे ही चलाया? मैंने चलाया था. मुझे लगा था कि आपका एक और तीर आज लगा है इस बार जाके एक ड्रामे में. खैर उस पे भी आते हैं, बट आपका देखिए तीर तो फिर तीर आपके सही है वैसे. आप ना फिर वो बेशक आप अंधेरे में चलाएं, जाके निशाने पे तजुर्बे के साथ तीर सही चल जाते हैं. तीर सही चले. तो अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा. वो आ जाएगा वापस. वो वापस आके सेटल हो जाएगा. इतना बड़ा ट्रेजेडी नहीं वो कर सकते कि वो वापस ना आए. He'll have to come back. या आपको लगता है कि ये चली जाएगी उधर वीजा लगवा के? वही वापस आएगा. वही वापस आएगा और उसी को आना चाहिए वापस. घर में वो रोहेल का रवैया अच्छा हो गया है, और रोहेल ने बड़ी अच्छी बात की अपनी छोटी अम्मी से कि आपने पूरी जिंदगी खानदान को समेट के रखा है, और अब्बा की यही ट्रेनिंग थी कि भी बच्चे बिछड़े नहीं और सब इकट्ठे रहें, और आपने अपने बेटे की फैमिली को ही तोड़ दिया. तो सोचें, इस पे गौर करें. उसने बड़ी गहरी बात की राहिल ने. I really like the fact that परदेस की सबसे अच्छी बात ये है, which is credit to the writing and the direction, कि एक कैरेक्टर के फ्लॉज के साथ वो चिपक के नहीं लग जाते. The characters have human traits as well. They've evolved. ऐसा नहीं है कि अगर सुतेला बेटा और भाभी बुरे हैं तो वो हद दर्जा बुरे हर चीज में होते रहे. आगे कमीनापनी दिखाना नहीं. वो बच्चे के साथ भी लाड कर रहे हैं. नहीं, वो हॉस्पिटल भी गए. बड़ी अम्मी को लेके जाता है हॉस्पिटल पहले. वो वहाँ पे वो बड़ा अच्छा है. विदा का रवैया, बच्चे को उठाना, खेलना, ऊपर जाना. एमन का चचे के साथ एकदम बेहतर रवैया होना. These are all human traits के forgiveness and empathy. और आसिम का एक्नॉलेज करके माफी मांगना कि मैं अगर पहले जैसा होता तो मैं आपकी बात मान भी लेता, मैं चला जाता, बट मैं वैसा नहीं हूँ. तो अच्छे लेसन्स भी हैं. अगले हफ्ते आखिरी 2 किस्तें आएंगी परदेस की, तो देखेंगे कि अब ऑब्वियसली जहाँ पे हमने इतना देख लिया है कि कंक्लूजन होती क्या है, और फिर इसके ऊपर एक तफसीली, अब खैर ये भी कोई तफसीली से कम नहीं था, बट मजीद तफसील में उसके ऊपर फिर बात होगी. मेरा नहीं ख्याल कि तलाक होगी. मेरे ख्याल है उसको वापस, आई वुड होप कि वो वापस आ जाए. नहीं ठीक है, इतनी ट्रेजेडी तो नहीं है. इतनी तकलीफ सही है पूरी जिंदगी. एमन बेचारी कब उसको मिलनी नहीं चाहिए थी. जी ऑफ कोर्स, आई एम श्योर देयर इज अ स्ट्रांग एंड नाइस मैसेज एग्जैक्टली समवेयर. एनीवे, मूविंग ऑन टू आखिर कब तक. जी, आखिर कब तक की एक धमाका खेज एपिसोड. मैं इस पूरी एपिसोड की जो मेरे लिए हाईलाइट थी, वो जवेरिया बासी साहिबा की परफॉर्मेंस थी शुरू से लेके आखिर तक. और मैं समझता हूँ कि जवेरिया साहिबा ने स्पॉटलाइट छीन ली सबसे. उन्होंने बिल्कुल छीन ली, और उनके किरदार ने जो एवोल्यूशन दिखाई है जबरदस्त. आपको याद है शुरू में हम कहते थे, मैं कहती थी कि मैं इस कैरेक्टर से बहुत बोर होती हूँ. आपने कहा कि सबसे ज्यादा आपको नफरत इस कैरेक्टर से मुझे था कि भाई बहुत आवाजारी होती है इस कैरेक्टर को देख के. मगर वो कैरेक्टर ने ऐसा 180 डिग्री का टर्न मारा है, और डिलाइटफुल पोर्ट्रेयल है कि आप, वही बात है ना कि एवोल्यूशन है, एक आर्क है कि एक बंदे को एक समझ आ गई है, एक एम्पावरमेंट की फीलिंग हो गई है, एक अपना एहसास हुआ है, और वो बदल रहा है. मगर क्या सीन थे हसन. एक तो जब बिसाम जो है वो रात को अंधेरे में आता है कमरे में और कुंडी लगाता है और फिर बैठता है. अच्छा, उस बच्चे की भी एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग थी. वो जिस तरीके से ही बैक्स अवे एंड ही इज लाइक यू नो, ओह गॉड व्हाट हैव आई डन. और फिर कोशिश वो करता है अपने नेचर में कि जाके वो उन पे लगाए इल्जाम कि चची ने मुझे बुलाया और बंद कर लिया. उसने मुंह नोच के कहा तो हड्डियां तेरी मैं तोड़ दूंगी. अच्छा, वहाँ पे जवेरिया साहिबा की मैं परफॉर्मेंस का इसलिए भी इज़हार करना चाहूँगा और तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज वो जो थी ना, सफिया वाज वल्नरेबल इवन एट दैट पॉइंट. बट वो जो वो कपकपाहट होने के बावजूद she was strong, but वो जैसे वो जाते हैं she sits down, I mean she just like you know. और जिस तरह अपनी सास को कहती हैं कि वो गए नहीं है, गाड़ी तक पहुंचे हैं, आप जा सकती हैं उनके साथ, मैं नहीं रोकूंगी आपको. एंड बड़ा खूबसूरत वो डायलॉग था कि 20 साल से ये जानते हैं और वो भी मेरे किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठाई.
बिलीव उठा सकते थे वो उंगली, मेरा ख्याल है। वो ये ना उठाते कि यू वर ट्राइंग टू सेड्यूस द चाइल्ड, मगर वो ये जरूर उठाते कि तुम गलत इल्जाम लगा रही हो इस पे। मैं एहतशाम साहब पे कोई मेरी खास, मुझे लगता है एहतशाम साहब इवन तो बातचीत नहीं करे कोई भी, लेकिन वो बदल गए हैं, वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, आपको लग रहा है? हाँ मुझे लग रहा है वो बदल गए हैं। अब किसी भी दिन वो उठेंगे, वो होश में आ जाएंगे, और वो आप देखिएगा कि वो जवेरिया साहिबा की सफिया की तरह जो है वो 180 डिग्री में वो एक अच्छे बाप और अच्छा शौहर साबित होंगे। हो सकता है ऐसे मर्द यूजुअली नहीं बदलते, लेकिन उनको जितनी इबरतनाक एक बीमारी हुई है, बीमारी से ज्यादा वो जो ऑब्जर्व पहली बार, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे ना, हाँ, तो वो सिर्फ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं जी। तो और आई थिंक उनका बड़ा अच्छा रिएक्शन था जब वो नूर उनको कहती है कि मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहे, तो वो अंगूठी से उंगली उठा के कहते नहीं, हाँ। तो कहती है कि वैसे तो आप किसी बात के जवाब नहीं दे रहे, मुलाजमों की तनख्वाह पे आपको रिएक्ट आपने कर लिया कि नहीं बढ़ानी। सो ही इज कंप्लीटली अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड ही नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कमिंग टू द मोस्ट एंजॉयबल सीन, अनदर एंजॉयबल सीन, जब नासिर पहुंच जाता है रेस्ट करने जी चचा को और बासिम को, बिसाम को, मैं व्हाई डू आई कीप सेइंग बासिम आफ्टर जलेबी, बिसाम को, और उल्टा उनको बिस्तर के पीछे से टांग से पकड़ के। अच्छा, अब नासिर का ये कि ऑब्वियसली नासिर इज अ पुलिस वाला, ही हैज अ पावर, लेकिन अब्यूज भी वो पावर को कर रहा है। ही इज अ करप्ट पुलिस वाला। और अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि नूर इज नॉट गोइंग टू बी ओपन टू दैट, रिसेप्टिव टू दैट, कि तुम्हारी वजह से अब मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये हर चीज जो कि वो कर रहा है ऑब्वियसली। वो फोन पे आता भी है जो बैठे हुए होते हैं दोनों। हाँ जी, भाई का फोन आ गया। हाँ जी, भाई तो यही है, भाई भाई यही है। बट वो एक अगेन क्यूट सीन था जब नासिर और नूर बैठे हुए होते हैं न रेस्टोरेंट में, एंड वो कहता है कि कुछ बातें वो कहीं नहीं जाती, एंड शी लाइक एंड इज लाइक आप समझी ना, तो कहती है हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि आप चचा और बिसाम को लेके जाएंगे, एंड देन शी स्माइल्स एंड ही आल्सो स्माइल्स, ऑब्वियसली शी अंडरस्टैंड्स, दैट वाज रियली क्यूट। हां, मगर इनकी लड़ाई होगी अगले एपिसोड, लड़ाई होगी, देखेंगे उसको भी। बट जो हमारी दूसरी गर्ल है फजर, दूसरी हीरोइन जो है हमारी फजर, वो आ गई घर, लेकिन घर पे आके अब उसको माँ का प्यार और एहसास मिल रहा है, और वो वहाँ पे बड़ा अच्छा लेसन था। उसने माँ को कहा कि आपने मुझे कभी हिम्मत नहीं दी मेरे साथ इतनी। एक चीज मुझे वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस इस बात की लगी कि उसने ज्यादा स्ट्रेस बिसाम के ऊपर डाला। क्या बिसाम उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता आ रहा था या हरास करता आ रहा था? हमें ये अभी तक ये इंडिकेशन मिली है कि बिसाम उसे हरास करता आ रहा था, और जबकि वो जो प्रोफेसर था उसने तो उसको असॉल्ट किया था बकायदा। मेरे ख्याल है शायद बिसाम ने टू द एक्सटेंट ऑफ रेप ना किया हो, लेकिन इट वाज असॉल्ट तो था। मेरे ख्याल है हरासमेंट खाली नहीं थी, ही वुड लाइक देयर वाज फिजिकल। बट उसने जिक्र भी इसी बात का किया कि बिसाम ने मेरे साथ करता था। आई थॉट कि शायद वो उसको रेफर करे जो उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस था, बट उसका उसने इतना जिक्र नहीं किया। तो वो मुझे लगी एक बात कि वो शायद उन्होंने डाउन प्ले कर दिया है उस एक बहुत बड़े इंसिडेंट को। ट्रू, यू आर ट्रू, राइट। बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट टेक अवे था जो बारिश का सीन होता है, और जिसमें बहनें और माँ एक किस्म का एक फ्रीडम का एहसास उनको होता है, खूबसूरत लिबरेशन का एहसास होता है। और आखिर में आखिरी सीन जो था जिसमें दोनों बहनें बैठ के, नूर बैठ के सारी गॉसिप लो डाउन दे रही होती है फजर को, एंड द कैमरा गोज टू देयर बचपन की तस्वीर, एंड इट वाज अ रियली नाइस इफेक्ट ऑफ यू नो दिस इज व्हाट सिस्टरहुड इज अबाउट, कि बहन के लिए एक प्रोटेक्शन भी है, एक प्यार भी है, एक दोस्त भी है। That bond, the way they showed it was really lovely. फजर ने जो दादी की नकल उतारी ना, वही ना, it was very cute, very cute. Was credit to Sira. I think she's done such a fantastic job. But even Ushna as well. बहुत देखें आखिर कब तक again अगर वो performances इतनी strong ना होती तो script तो जबरदस्त है ही, कोई शक नहीं है, बट वो performances की वजह से उसमें बहुत ज्यादा और एक जान डल गई है। So well done team आखिर कब तक। ठीक है, eagerly waiting for the next episode. जी बिल्कुल। ठीक है जी। टूर को जल्दी से रैप अप करें। आपका एक बहुत बड़ा तीर था जो बड़ा अच्छा सही निशाने पे लगा जाके, साडे भी चल पे आपके भी ਤੁਹਾਡਾ भी चल। बात ये है कि मैं क्या ना जरा ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना आशिक मिजाजा नाल ਤੁਹਾਡੀ गहरी अंडरस्टैंडिंग है जी। तो हमारी प्यारी दिलनशीन जब उठती है और हिक्की स्टाइल जो 3 उसके निशान हैं चेहरे और गर्दन के ऊपर, क्या किस स्टाइल? हिक्की वो क्या होता है? वो होता है ना, वो कुछ होता है, क्या ना हसन कह के कट भी नहीं सकता, नहीं कर सकता। आर यू श्योर? अब ये जाएगा ऐसे?
हिक्कियां अच्छा, हिक्की स्टाइल उनके दाग होते मैंने हैं। सुना था कहीं पे कुछ, अच्छा अच्छा, कोई कहीं देखा होगा आपने, नहीं मैंने सुना था कि हिक्की कोई चीज होती है। अच्छा अच्छा, तो हिक्की नुमा जो उनके वो जी 3 जी जी, होते हैं चोटें, जो कि देखें अगर हमारा जो दूसरा बॉय है, हालांकि गाड़ी उसकी साइड से लगी, वो उसके चेहरे पे कोई ऐसे निशान उसके निशान नहीं थे, लेकिन उसकी काली पट्टी थी एक एक कंसिस्टेंसी आपको देनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव इट टू द डायरेक्टर क्या दैट एक्सीडेंट जैसा मर्जी हो, वो एक पट्टी, गॉज की पट्टी, हाँ और एक पायरोडीन का जो निशान है ना, और वो भी एक तरफ कंसिस्टेंटली, हाँ, वो पायरोडीन या इधर होगा या इधर इधर ही वो होगा, यूजुअली वो लेफ्ट आंख के ऊपर हाँ होता है, बड़ा सा इधर, बड़ा सा, ताकि, और हर एक को इधर ही चोट लगती है, खुदा ना करे कोई ये नहीं कि साइड पे, ऐथे नहीं लगेगी, नहीं ऐथे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, लगेगी, एक कोई जगह चोट में कंसिस्टेंसी है, वैसे कंसिस्टेंसी है। बहरहाल तो प्यारी दिलनशीन जब होश में आती है, जी। होश में क्या वो ठीक ही थी, वो उसका तो इतना कोई ऐसे लग रहा है कि नहीं। मेजर एक्सीडेंट के बाद भी, मिस कैरेज के अलावा एज सच नहीं, ठीक वो ही जब लग चल रही। के घर चली गई तो फिर सही हो गई। हाँ, तो वो फोन मिलाती है पहले हैदर को नर्स से लेके, नर्स स्वीट नर्स, थैंक यू नर्स, वो थी वहाँ पे, क्या कहती नर्स, क्योंकि मदीना फोन की और कहती था है। नहीं कमरे हाँ में, जी। कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी फोन करने की, तो नर्स से उन्होंने फोन मांगा, उन्होंने हैदर बाबू को फोन किया, हैदर बाबू ने उठाया, काट दिया ना बात सुनते, फिर इन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं उससे माफी मांग, उसको खत्म करने की। लेकिन हमने डिड्यूस क्या किया है, हैदर बाबू की जो एक डे ड्रीमिंग होती है कि प्यार उनको है दिल नशीन से, और दिल उनका टूटा है, जो वो गुलाब का फूल किरचती भी जाती हैं अपने पाँव के नीचे, वो उनका दिल होता है। तो नहीं, हैदर बाबू को प्यार तो डेफिनेटली इतनी हाँ, जल्दी कुछ तो दिल हटता उनका, नहीं है, लेकिन हैदर बाबू को गुस्सा इस बात पे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि दिलनशीन प्यारी जो थी वो गई थी वहां पे हमजा के बाद, उनको अब मिस कैरेज का अफसोस, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, लॉस ऑफ अ चाइल्ड भी है, माँ की डिसअपॉइंटमेंट है। माँ ने तो बड़ी फ्लिप मारी है भाई, माँ, मैं कहती हूँ, मैं अनिया यार हो ये गई बहुत अच्छी माँ है, ये बहुत, अब उसकी अपनी माँ भी कहती है, अगले एपिसोड के प्रोमो जो हमने देखा, क्या कि वो जो कि कहती है अल्लाह ना करे कि हैदर के, हाँ अल्लाह मियाँ हैदर को माफ कर। अच्छा, एक बात मैंने कहनी थी जहां से ये क्योंकि शुक्रिया 10 मिनट आप लोग रिकैप देते हाँ हैं तो जी, हम बहुत सारे recap। पॉइंट भूल जाते जी। हैं। पिछले एपिसोड में वो जो माँ भाई से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस तरह की बहन नहीं दे सकी, यार मुझे माफ कर दो, हमें माफ मैं कर तुम्हें दें, ऐसी बहन नहीं दे सकी, हमसे भी मांगे माफी। अबे यार क्या, कौन सी दुनिया में फंसे हुए हैं यार, वही बात है ना कि ऑब्सोलीट Was it necessary? It was not. No, it was not. You could अब आप ये बोलें कि यार ऐसे घराने होते हैं, ऐसी माएँ होती हैं, ऐसे भाई होते हैं, डगाडग होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन was that particular scene necessary? It was absolutely not. लेकिन टू दिलनशीन्स क्रेडिट, वो वॉइस नोट में सब कुछ हैदर को बता देती है कि मैंने जब उसको कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो पागल हो गया एंड ही क्रैश द कार डिलिबरेटली, तो ये पता है, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है ये सब बातें। तो एक बात ऑफ कोर्स जो हर व्यूअर पॉइंट आउट कर रहा है और हम भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो इस कितने एपिसोड से, 45th I think, 45th में से 40 एपिसोड्स में जो फसाद की जड़ थी हमारी बहन महमल, वो 10 मिनट के अंदर अंदर अपने मियाँ को माफ करके गोज बैक, पिक्स अप हर चाइल्ड, गेट्स आउट ऑफ देयर लाइफ एंड शी इज गॉन एंड शी इज हैप्पीली लिविंग विद हर हस्बैंड। No retribution for her, no punishment for her, no climax for her character, nothing. वो ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के, और हम जिस तरह हर एपिसोड में कहते हैं कि जो बैगेज है वो आपने सारा लोड दिलनशीन के सर पे डाल दिया। और अब आपने इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके ऊपर नहीं रखी, नहीं उसके रखी पास। आपने। इतना सब कुछ होने के बावजूद, माँ भाई भाभी के धुतकारने के बावजूद, मियाँ के धुतकारने के बावजूद, सास के धुतकारने के बावजूद, फॉर्मर बॉयफ्रेंड की पूरी फैमिली के धुतकारने के बावजूद, लंगड़ाते हुए चल के वो मियाँ के पास ही वो गई। जोड़ा कहाँ से आया उसके पास, लेकिन that's not the clothes she was wearing when she went to meet हमजा। ताड़ी सुई जोड़ियां मैं क्या करा, लाल जोड़ा आया किधरों, जुत्ती तो समझ आंदी है, चलो जुत्ती तो ही रहेगी सिल्वर रंग दी, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से उड़ के आ गया होगा जी। वो हो गया होगा घर से। But I must say that Heather's mother is very strong. She survived all of this despite her tumor. And alhamdulillah उनको नहीं मारा उन्होंने उसमें। बड़ी अच्छी बात है कि नहीं मारा। बड़ी अच्छी बात है कि नहीं मारा। No, I'm serious. I'm serious that she hasn't नहीं, collapsed. मैं acknowledge कर रहा हूँ कि नहीं मारा, लेकिन उसको इस एक्सटेंट पे ले जाने की जरूरत नहीं थी कि बस वो कभी भी टिकिंग बॉम्ब है और वो किसी भी मोमेंट के भाई गई बस। तो इतना ना लेके जाते ना, क्योंकि अब आपने अनबिलीवेबल कर दिया, इससे ज्यादा स्ट्रेस वो झेल नहीं सकती। Her niceness now is a little unbelievable. वो जो उनका वो था ना डायलॉग
कि एक दो बारिश की लड़की पूरे घर को कर गई, दैट वाज मोर बिलीवेबल। अब जो वो कह रही है, उन्होंने डायलॉग मारा क्या था, उन्होंने बड़ा इमेजिन भी सुन के हुआ था कि व्हाई इज शी बीइंग सो नाइस, कि उसने किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाया जो वो निभाया। पता है वो बात ये नहीं है कि उनको दिलनशीन की तरफ कोई प्यार या मोहब्बत या आशिकी या कोई खलूस है, वो ये जान चुकी हैं आपकी तरह, एक अच्छी माँ की तरह, कि मेरे बेटे को उससे प्यार है। हाँ, true, और मेरा बेटा जिस पूरी उम्र जिस सदमे से गुजरा है, पहले वो उसके पीछे मजनू बना रहा महमल के पीछे, अब वो शायद नहीं चाहती कि अब उनका बेटा दिलनशीन के पीछे मजनू बना रहे। जबकि तो अब दिलनशीन तो एक मिल गई, अब दिलनशीन की रिप्लेसमेंट कहाँ से ढूंढ के वो लाएंगी, और अम्मा तो खुद जा रही हैं अब। तो उन्होंने कहा यार कि ठीक है जो भी है, अगर वो खत्म करने ही गई थी और सब कुछ वो सही कर ही रही थी तो माइट एज वेल यार, प्यार भी करता बेटा। मामू जान जो है वो एक लाइफ लेसन देते हैं असफिया को, और वो कहते हैं कि ब्रांडेड नहीं, क्या वो कहते हैं, प्यार के बगैर तुम्हारा गुजारा हो सकता है, ब्रांडेड चीजों के बगैर नहीं हो सकता। तुम मेरी ही बेटी हो, तुम मेरी ही बेटी हो। और अपने बिजनेस का तुम्हें पता है क्या हाल है, और शायद प्यार का क्या है कि 2 बच्चों के बाद प्यार हो ही जाता है। आप बिलीव करती हैं इस बात में कि क्या, कि 2 बच्चों के बाद प्यार हो ही जाता है? आई थिंक प्यार नहीं होता, वो बहुत से लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। A lot of women, especially in our society, are living lives of compromise in marriages. They're very sad compromises actually. प्यार नहीं होता वो, it's not प्यार, it's what a woman is led to believe कि ये आपको प्यार है। प्यार नहीं होता वो एक कंफर्टेबल एक कॉम्प्रोमाइज होता है, कंफर्टेबल कॉम्प्रोमाइज होता है कि भाई बच्चे हो गए हैं, अब क्या कर रहे हैं, और सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, बच्चे हैं, यही है, जिम्मेदारी है। बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग खुश भी रहते हैं। ऑफ कोर्स, मगर मुझे लगता है कि ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज होता है। अच्छा जी, गहरी बात कर दी। बहरहाल देखते हैं अब अगले एपिसोड में क्या होता है। फैसल कुरैशी साहब की अदाकारी पे कोई मेरे ख्याल में शक की बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अदाकारी की है। इस एपिसोड में हिबा की अदाकारी भी बहुत अच्छी थी। हमारा जो प्यारा दूसरा हीरो है हमजा ने जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो उसका ऑब्वियसली द फैक्ट कि उसको ये एहसास हुआ कि ये प्रेग्नेंट हो, अगेन ये हवा उसको पहले बता चुकी थी मैम्बल कि वो प्रेग्नेंट होगी, बट चलो उसने जो भी रिएक्ट किया, और अब उसको ये हुआ कि बस तुम्हारे अब तो तुम मेरे दिल से उतर गई हो क्योंकि तुम किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो अब लेकिन वो जगह मैं किसी और को दूंगा जरूर। तो वो उसने सफिया, क्या नाम असफिया को देने का इरादा कर लिया। तो ठीक है, हमजा मेरे ख्याल में अब आउट हो गया है। अब जितनी किस्तें रह गई हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो हैदर और दिलनशीन के गेट टुगेदर की हम देखेंगे, और मुझे अब इसमें कोई शक रह नहीं गया कि ऑब्वियसली दिलनशीन और हैदर की हैप्पी एंडिंग। मगर अगले एपिसोड में कि प्रोमो में तो वो निकाल देता है घर से, निकाल देता है, लेकिन उसने ये भी तहिया किया है ना कि मैं तो अपने आप को बसा के दिखाऊंगी। ये वो नेक्स्ट लेवल तो ऑब्वियसली। आपको नहीं लगता वो समुद्र पे जाके शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड? फिर तो और ही ज्यादा अफसोस की बात होगी कि ये क्या ड्रामा बनाया है। अब इनके लिए सेविंग ग्रेस तो राइटर के लिए यही बनती है कि वो दिलनशीन को इंडिपेंडेंट कर दें। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं वो तो होगा नहीं। तो वरना अगर वो खुदकुशी कर लेती है फिर तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क होगा कि आपने ये एक औरत को क्या करते हुए मतलब जिस पेडेस्टल पे आपने हैदर को बिठा दिया है कि उसने उसका बिल भी भरा, ये भी कहा कि एक्स्ट्रा पैसे भी डाल दो, इसको जरूरत नहीं हो आगे भी आने वाली बीमारियों के लिए। वो उन्होंने खैरात स्टाइल किया है, वैसे नहीं खैरात स्टाइल देखिए, बट प्रोटेक्शन दे दी ना उसने बीवी को कि मैं अपनी तरफ से मैं कोई कमी ना छोड़ूं, मैं बहुत ग्रेट हूँ। तो वो आपने जिस पेडेस्टल पे हैदर को बिठाया है वो कि वो भी फ्लॉड ही था, ही आल्सो लव्ड समबडी एल्स। तो आप एनीवे वी हैव बीन थ्रू दिस एड नॉसियम। We'll wait till the next episode to see what happens next. ठीक है, moving on to जी लापता की बात करना चाहिए। लापता की बात कर लें। जी लापता की बात कर लें, और लापता में ये है कि लापता में एस्थेटिक चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। द कैमरा वर्क इज़ इंटरेस्टिंग, आई थिंक कैमरा एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। खिज़र इदरीस ऑफ कोर्स उनकी एक्सपर्टीज़ है ये, वो बदलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन चलती रहती है, एक अदद गाना वो डाल देते हैं। इस दफ़ा भी हमने देखा कि पूरा एक फ्लैशबैक एक गाना चलता है जैसे लास्ट टाइम चला था। इन चीज़ों के साथ वो खेलते रहते हैं, स्टोरी भी चल रही है साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे एज सच जॉनर। इट्स एंजॉयबल बट इट्स अ बिट ऑल ओवर द प्लेस। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा हाईलाइट इस इन 2 किस्तों की भी थी वो गौहर का किरदार है। और मुझे लगता है कि गौहर ने एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है, और बहुत एक्चुअली नहीं हसन, गौहर के किरदार से ज़्यादा, बिकॉज गौहर ने ये एक्टिंग पहले की भी है। गौहर ने जो फिल्म थी रंगरेज़ा उसमें ये था ना, गौहर ने ये एक्टिंग की भी है। इवन मनमायल में कुछ ऐसा ही किरदार था। गौहर इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग दिस सेमी साइकोटिक नेगेटिव कैरेक्टर हु इज़ कैमोफ्लेजिंग हिमसेल्फ। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग दिस नेगेटिव रोल।
the episodes were about Falak and Daniel's relationship. वो जो डायनामिक बन रही है ना उनकी, वो थी हाईलाइट. कि ऑफ कोर्स हाईलाइट ऑफ द एपिसोड, बोथ एपिसोड्स वाज जब वो डायरी उसको मिलती है, वो तो घर आता है तो उसकी फाइलें ऊपर नीचे हुई होती हैं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता, एंड वी सी कि वो थेरेपी पे भी जा रहा है, वी सी कि वो पार्टी पे जाता है तो उसका दोस्त भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. दोस्त की बीवी जो है उसको पता है कि जी पहली बीवी का इसने कत्ल किया होता है ओवर शक, एंड ही इज अ डेंजरस फेलो. मुलाजमा का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, वो बैठी भी रो रही होती कि मैं एक और लाश नहीं निकाल सकती. तो वी नो थ्रू अदर कैरेक्टर्स हाउ डेंजरस दानियाल इज. तो वो जब डायरी लेके खिड़की पे टक टक लगा होता है, आपको पता है ये इतना ओमिनस हो रहा है, ये कुछ करेगा, इसको एक रेज प्रॉब्लम है, ही इज गोइंग टू अटैक हिज वाइफ. फिर वो कहता है जाओ दरवाजा बंद करती भी जाओ. और जब वो उसको थप्पड़ मारता है, एंड शी स्लैप्स हिम बैक एंड शी सेज खबरदार मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, एंड यू आर लाइक 3 claps, यू आर वेल डन. बिकॉज आपने उसको फलक को ऐसा दिखाया हुआ है कि शी इज अ स्पोर्ट्स गर्ल. वो स्पोर्ट्स खेलती है, मस्कुलर है, हिम्मत वाली है, पढ़ी लिखी है, माँ बाप ने इमेंसिपेट किया हुआ है, उसको एम्पावर किया हुआ है, वो थप्पड़ क्यों खाएगी? She won't take your shit. No, she's not going to take your shit, but he doesn't hit her again. वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी ऐसी की तैसी और फिर बीटिंग नहीं. जब जो चीज हम कहते हैं कि नॉर्मलाइज जब आप कराते हैं, आपने नहीं किया. और इसमें केस में मैं थोड़ी आउटरीच देख रहा था कि अब्यूज ग्लोरीफाई कर रहे हैं. यार कैरेक्टर समझे, प्लॉट, हर चीज के ऊपर आउटरीच करने के नहीं होता. एक कैरेक्टर आपने दिखाया हुआ है कि जो कि सेमी साइकोटिक है, वो थेरेपी के लिए जा रहा है, वो बिल्कुल एक आउट ऑफ बाउंड्स इंसान है. वो माँ बाप के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, वो गोलियां को फक्के मार रहा होता है, वो एक सॉर्ट ऑफ इंसेन सब बंदा है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है. उसका रेज प्रॉब्लम है, उसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, वो किरदार ही ऐसा है. और उसने जब थप्पड़ मारा है, आपने ये नहीं कर दिया कि थप्पड़ खा के, और वो जैसे वो सीन आता है बीच में कि कोई रो रहा होता है, तो आम कोई ड्रामा होता तो वो यही होता, बीवी बैठी रो रही होती वहां पे. बट वो बीवी नहीं रो रही थी, वो मुलाजमा रो रही थी कि अल्लाह मियां प्लीज बचा लो, मैं राश नहीं रहा. और कट टू जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर इट्स completely different माहौल. It's like they're having a very normal conversation after the slaps. उसको धमकियां दे रहा है कि मुझे शम्स एक दफा मिल जाए, ये जिंदा नहीं बचेगा. तो वो काउंटर धमकियां दे रही हुआ, कह रही है आगे से क्या कर लोगे, क्यों कर लोगे. अच्छा एक चीज मैं कह रहा हूँ, ये थप्पड़ वाली बात तो बहुत जबरदस्त थी. उसने मारा, क्या नाम है, दानियाल ने, उसने आगे से भी मारा. बट मुझे लगा कि थप्पड़ के फौरन बाद दोनों बड़े कूल हो गए और आराम से बात कर रहे हैं. थोड़ा सा उनमें एंग्स्ट होना चाहिए था दोनों में. मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ मार कुटाई करते, बट उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही एकदम से मेलो. गौहर का तो फिर भी थोड़ा सा था, फ्रस्ट्रेटेड टाइप वो लग रहा था. बट वो कॉन्वर्सेशन दोनों की साइड से मुझे लगी कि यार अभी एक दूसरे को थप्पड़ मारा है. फलक को दिखाया भी ऐसा ही है, उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी दिखाई हुई कि शी इज वेरी लेवल हेडेड, कि वो काम डाउन हो गई एकदम. थप्पड़ खा के, थप्पड़ मार के वो काम डाउन, कह रही है आई एम सॉरी, मैंने बोल तो दिया आपको. अभी एक दूसरे को मार रहा है. था और थोड़ा अननेचुरल है. बिकॉज आप जब इस तरह की गुस्से में, इतने गुस्से में हो कि आप किसी को मारे थप्पड़, तो आप इतने लेवल हेडेड एट द सेम टाइम हो नहीं सकते, या इतना जल्दी भी नहीं हो सकते. बिल्कुल. वो मुझे थोड़ा लगा. बट शम्स और गेती की शादी होने वाली, मुबारक हो आपको. शम्स और गेती की शादी होने वाली है. गेती जो है वो अपना कन्विंस कर लेती है माँ को. शम्स भी एक छोटा सा फ्लर्टी सेशन लगाता है उसके साथ. गेती लगाती है शम्स. अच्छा मैं हैव टू से, गेती जब आती है ना कमरे में तो शम्स भी फ्लर्ट कर रहा होता है. अली की केमिस्ट्री दोनों के साथ बड़ी जबरदस्त. ये जो फ्लर्टी सीन्स होते हैं ना, अली डज देम रियली वेल. आई क्वाइट एंजॉय दीस. पहले वो जो सारा के साथ सीन से, अब इधर आयजा के साथ ये सीन था. सो और एग्जीक्यूशन भी उनकी बहुत अच्छी है इन सीन्स की. तो अगेन डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है. एंड आई ऑलवेज से दैट आयजा जो है वो, मुझे उसका कैरेक्टर समझ नहीं इतना आ रहा है और अननेसेसरी लग रहा है. बट इन 2 एपिसोड्स में मुझे ऐसा लगा that she is adding value to the plot, in the sense कि आयजा as an actor brings so much to her character. मैंने नोटिस कर रही थी उसका एक एक फ्रेम, एक एक लिबास, एक एक ज्वेलरी का पीस, उसका the way her eyeliner is done, the way her hair is done, it is all so immaculate, and this is I believe completely her. Nobody is directing this into her. मतलब उसने जो चंपा कली और फूल पहना होता है गले में, परफेक्टली पोजिशन्ड, ना इधर ना उधर, दुपट्टा, बाल, या जो वो तैयार होके अपना निकाह रीएनैक्ट करती है उधर तरीके, ये जस्ट लाइक कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह प्रिसिजन होती है उसकी हर लुक में, बहुत मेहनत उसकी लुक में, एंड इट एड्स एस्थेटिक वैल्यू. 2018 दिसंबर में मैं मेरे पास तुम के सेट पे गया था, मैंने आयजा का इंटरव्यू किया था. आई थिंक दैट्स द ओनली इंटरव्यू दैट शी इज डन इन अ लॉन्ग टाइम.
other than channels other than the TV channels जो promotional वो interviews करती हैं, और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था इसके बारे में, ये जो लुक का या जो कि कैरेक्टर की उसमें होती है, कितनी इनपुट उनकी खुद होती है, उन्होंने इंडोर्स किया था इस बात को कि वो खुद ही इसमें एफर्ट डालती हैं, और काफी डिटेल में ये बात उन्होंने की थी तब भी, तो एंड इट शोज बिकॉज वेरी टेस्टफुल बाय द वे, राइट, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू लुक एट हर इंस्टाग्राम पोस्ट आल्सो दे आर ऑल वेरी लाइक, इट्स नॉट कि आयजा ने उठ के एवी कैजुअली कोई तस्वीर डाल दी, बड़े immaculately planned posts होते हैं, तो that's good, that's one thing that's really interesting about her, and that's a good thing as well. बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल तो ये हुआ लापता में। अब शम्स जो है वो उस एक और जो हमारा भाई है परिजाद में, शौकी भाई जो है वो यहाँ पे रजा, the actor's name is रजा, तो वो यहाँ पे राजू उस्ताद जो है वो पे पूरा अपना वो कर रहा है। बहरहाल आगे से इसने भी तड़ी लगा दी हमारे हीरो ने, उसने कहा कि तू जाना किथे, ठहर जा तू जरा, मैं तेनू दसना फिर। तो ये अच्छा है, शम्स अपनी जिंदगी को आगे लेके जा रहा है। एक जो अंकल ने बात की बैठे हुए रात को सोते से पहले कि ये खामोशी की आवाज आ रही है तुम्हें, तूने कहा मुझे तो कुछ आवाज नहीं है, तूने कहा खामोशी की कोई आवाज नहीं होती, उनको अपनी बेटी की इंट्यूशन हो गई है, मेरे ख्याल में थप्पड़ की उनको इंट्यूशन हो गई, और थप्पड़ से आगे, थप्पड़ तो जस्ट रिफ्लेक्शन, अब जो हो रहा है वहाँ पे उसकी जिंदगी में जो आ गया बंदा, असल तूफान तो वो है। एडिशनल ट्रैक एक कि वो जो फलक की बहन की भाभी आ गई, वो तो बड़ा ही भाभी नहीं सॉरी नंद था वो, उसका क्या कोई उसका कोई नहीं था, मैं तो भूल भी गई हूँ उसको, आप भी भूल जाएं। ठीक है भूल गया, ठीक है हाँ ठीक है। इंटरेस्टिंग एपिसोड जी, वेल डन गौहर एंड सारा एंड आल्सो आयजा एंड अली, इनफैक्ट एवरीबॉडी, आई थिंक हर अदाकार ने बहुत जान डाल के काम किया है, और एक हफ्ते लगता है कि लापता थोड़ा सा हेवायर हो गया, किधर जा रहा है, हेवायर है थोड़ा सा, लेकिन ये कि कोई ना कोई यूनिफाइंग एक प्लॉट लाइन मिल गई है अब जो दानियाल का और फलक का जो है ना यूनिफाइंग प्लॉट लाइन, आपका इंटरेस्ट ज्यादा अब उस तरफ चला गया है। बट ये दो पैरेलल सॉर्ट ऑफ ट्रैक्स है ना, अब शम्स और गेती इधर, दानियाल और वो उधर, तो अब होगा क्या, होगा ऑब्वियसली अभी शम्स को पता चलेगा कि फलक जो है शी इज नॉट इन हेवन, पैराडाइज नहीं है उसकी जिंदगी, वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के जाएगा, कुछ तो होगा। बट फलक इज द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट डजंट नीड अ नाइट इन शाइनिंग, शी इज हर ओन हीरो, शी इज हर ओन हीरो जी। एनीवे लेट्स सी जी, मूविंग ऑन टू जी, अब देखें आपके पास चॉइसेस जो है ना हसन, परिजाद और इश्क है, आप हाँ परिजाद की बात कर लेते, ठीक है। इश्क है जरा टाइम लगेगा आज, है ना, 4 एपिसोड्स हैं। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला जी। हमारा प्यारा परिजाद जब उसको लुबना नहीं मिलती जी, तो वो घूमते घामते ढूंढते ढांढते लुबना के घर पहुंच जाता है जी। वहाँ पे लुबना की वालदा और परिजाद की एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है, जिसमें जो लुबना की वालदा साहब हैं, वेल प्लेड बाय नैटी, बाय द वे नैटी को हमने जब ये दिल मेरा को हम रिव्यू कर रहे थे तो हम काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उनकी अदाकारी वहाँ पे अप टू द मार्क नहीं है, बट ये वाला रोल उन्होंने बड़े बखूबी निभाया। तो वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन होती है दोनों की, उसमें वो जो लुबना की वालदा है वो बता देती हैं कि भाई ये बात समझ नहीं है कि नुमान इंडस्ट्रीज को उन्होंने बीप क्यों कर दिया, I don't know, बट ये एंड ऑफ द कन्वर्सेशन होती है, बाय द वे आपने जंप कर दिया पूरा। हाँ नहीं सॉरी, पहले वो कहती हैं भाई कि तुम्हें तो प्यार हो गया, तो वो नहीं मानता, लेकिन ऐसा लगता है कि परिजाद जो है वो क्योंकि थोड़ा दिल फेंक है, प्यार ऐसा नहीं है, काफी दिल ठीक है हर हसीन चीज पे वो दिल फेंक देते हैं, मगर ऐसा प्यार इश्क नहीं है, बट ही रियली लाइक्स हर। I don't think मोहब्बत की हद तक ही likes her. You think it's at the same, sorry मैं थोड़ा we're digressing, but is it at the same level as उशना's किरदार and बबली बदमाश? No. I think उसका पहला प्यार नाहिद ही है। नाहिद। हाँ नाहिद। So नाहिद और लुबना का आप कैसे comparatively देखती हैं? नहीं लुबना देखिए अभी उसकी जिंदगी में आए हुए 2 दिन हुए हैं। नाहिद को वो बचपन से चाहता था, एक ही मोहल्ले में पले बड़े, उसकी देखता, इश्क उसका ट्रिगर होता है जब वो उसके हाथ हसीन तरीन, और अभी भी वो हसीन तरीन अपने हाथ मेंटेन कर रही है नाहिद विद हर कंगन एंड हर चूड़ियां एंड एवरीथिंग। सो एनीवे बैक टू द मुलाकात। परिजाद जब जाता है और सबसे पहले जरूरी कॉन्वर्सेशन उसकी लुबना के साथ होती है, तो जब वो पहले तो लुबना की माँ के साथ ही नहीं, वो इतनी रेलेवेंट नहीं थी, वो असल में जब वो जा रहा होता है वो ज्यादा रेलेवेंट होती है, लेकिन जो गुफ्तगू लुबना के साथ होती है और लुबना कहती है कि जो मेरी बोली लगा देगा, हम लोगों के रिश्ते नहीं आते बोलियां आती हैं, तो वो कहता है बोलियां तो बाजारी औरतों की आती हैं, तो कहती हैं तो मैं वही तो हूँ, तुमने क्या समझा हुआ है। तो हमें जिन लोगों ने स्पॉयलर्स दिए थे वो थैंक यू, आप सही थे, साडी मिस्ट्री। बट हमने एक बात बताएं, व्हाट डू यू टेक ऑफ हाशिम भाई's kind of recurring theme in his dramas about बाजारी खवातीन,
खुदा और मोहब्बत, It's रक्से okay. बिस्मिल, It's नाव okay. परिजात. This is one of his signature characters, I feel now. You think writers have that tendency to Of bring up course, certain of course, yeah. plot Of lines course, that of are course. familiar in other? I think every committed writer will have this kind of recurring character. होते हैं ऐसे राइटर्स की मेरे ख्याल है एक सिग्नेचर्स होते हैं, तो इनके ऑब्वियसली हाशिम नदीम साहब का है एक सिग्नेचर कैरेक्टर है, एक बाजारी टाइप एक होगा, जी या वो कोठा टाइप होगा. आप देख लेना तीनों उनकी जो हमने लास्ट ड्रामे देखे हैं तीनों में है रक्से बिस्मिल एंड रक्से देन बिस्मिल खुदा में और आपकी मोहब्बत खुदा एंड नाउ मोहब्बत एग्जैक्टली, तो वो एक रिकरिंग उनका कैरेक्टर होता है. या वो तो ठीक है, बट परिजात इतना जबरदस्त तरीके से जा रहा है, मुझे लगा कि यार ये वाला ट्रोप डालना जरूरी मुझे नहीं था. लगा, इसलिए कि एवरीथिंग इज अ लर्निंग फॉर परिजात. हर एक जो भी जिंदगी में आता है परिजात के वो कुछ ना कुछ उसको सिखा के ही जाता है. तो ये जो दो बाजारी औरतें हैं ये भी अपने लाइफ लेसन तो सिखा जाती हैं कि जिस तरह वो कहती हैं कि जी हमारी बोली लगती है, परिजात सीख लेता है अपनी लफ्ज़ों की बोली लगवाना. जो नुमान के पास भी जाता है वो भी इन्हीं के पार्टी पे मिला होता है, और वो जो 5 लाख 10 लाख वो कहता है ना मैंने अपने लफ्ज़ बेचना सीखने हैं, ईमान अभी नहीं बेचना सीखा. तो ये सब लेसन्स उसको, तो ही इज़ लर्नड so much from this मुलाकात. so मेरा नहीं ख्याल कि ये unnecessary था बिल्कुल. प्लस ये है कि ये एक जो बड़ी ज़रूरी बात फिर जब एग्जिट कर रहा होता है और जो आके लुबना की माँ से कहती है कि आज तुम मेरे हाथ पे 10 करोड़ रख दो तुम लुबना को ले जाओ, और फिर वो कहती है कि ये तो तुम जो अपने आप को कह रहे हो ना कि मेरी शक्ल सूरत, ये लो मिडिल क्लास मेंटालिटी को छोड़ दो, कोई नहीं देखता ये शक्ल सूरत, पैसा हो मर्द की जेब में, तरक्की हो, हर चीज माफ है, ये स्टाइल बन जाता है, स्टाइल बन जाता है, और गरीब के मुंह से जो शायरी है वो भी बेकार लफ्ज निकल आते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ सक्सेसफुल यू आर, तो लर्न एंड गो कॉन्कर द वर्ल्ड. वो बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लिखा गया था वो पूरा सीक्वेंस जी. बट उससे पहले मैंने आमना मशल को क्रेडिट देना है. मशल ने बड़ा खूबसूरती से वो परफॉर्म किया है. वो एक सीन वेयर शी सेज कि काश ये भाड़ में जाए दुनिया और वो तुम्हारे अंदर के खूबसूरत इंसान को तो देखे. सो ऑब्वियसली यू नो दैट लुबना इज काइंड ऑफ हैज फॉलन इन लव, नॉट फॉलन इन लव, मे बी फॉलन इन लव एज वेल, बट हैज सर्टेनली फॉलन फॉर परिजात. और परिजात ऑन दी अदर हैंड जब आप उनको दोनों को बैठे हुए देखते हैं, यार वो इतना खूबसूरती से शूट हुआ है वो सीन, इतनी खूबसूरत अदाकारी की है अहमद अली अकबर और मशल ने उस सीन में कि वो बड़ा आपके दिल को छूता है. मैंने बहुत एंजॉय किया उस सीन छूता है. और परिजात का जो रिकरिंग एक लव है फॉर पोइट्री, तो वो कहती है ना कि तुम तो परिजात फेमस हो जाओगे, तो कहता है फेमस मतलब बदनाम, कहते नहीं बदनाम नहीं मशहूर. तो वो कहता है बदनाम ना होते तो क्या नाम ना होता है. दिस इज अ वेरी फेमस पोएम. तो इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल द वे इट्स बीन प्लेड. और वो वही कहता है कि काश जो है हर मोहब्बत करने वाला, वो क्या डायलॉग होता है, मोहब्बत तो अंधी होती है लेकिन काश मोहब्बत करने वाले भी अंधे होते हैं, ताकि वो वो मशल कहती है ना, वो मशल कहती है कि तुम्हारी शायद खूबसूरती काश को सब दे. इट वाज ब्यूटीफुल एक्चुअली, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन. और वो पूरा जहाँ परिजात की इंटरेक्शन पहले लुबना के साथ, फिर लुबना की माँ के साथ, फिर बाहर निकलते हुए बहुत खूबसूरती के साथ. आप देखें ना ट्रैक्स ने, 2 डिफरेंट ट्रैक्स ने कितना कुछ सिखा दिया. नासाज ने सिखाया था कि तुम्हारे लफ्ज़ तुम्हें आगे लेके जाएंगे और अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना सीखो, शक्ल सूरत कोई नहीं देखता. लुबना की मम्मी ने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया कि लफ्ज़ क्या बेकार तुमने शायरी में पढ़े हुए हो, तरक्की करो, ये वो करो. सो इट्स लाइक एवरी पर्सन इज कमिंग एंड टीचिंग हिम समथिंग न्यू. अब उसने वेल्डिंग अपना ली. वेल्डिंग उसने जो है वो कल्लू उस्ताद के, जो कि हमारे दिल ना उम्मीद तो नहीं के फैज चौहान है, और अनदर ग्रेट एक्टर, वो थोड़ी बहुत वेल्डिंग उन्होंने शुरू की है. पोइट्री वो अपनी बेच देते हैं. नुमान के पास जाता है, नुमान कहता है मैं क्यों लूँ, जिसको मैंने इम्प्रेस करना था वो मेरे घर में बैठी हुई है. हाँ. तो वो कहता है कि मैं तो आपको 10 लाख भी कहता तो आपने ले लेनी थी. हाँ. लेकिन मैंने आपको 5 ही बोला क्योंकि मुझे 5 की जरूरत है. तो मैंने अभी ईमान नहीं बेचा तो मैं जा रहा हूँ. लगता है तो वो कहता नहीं, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, कहाँ से 5 लाख. और कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर तुम 10 कहते तो मैं तुम्हें 10 में भी ले लेता. बट ये तुम्हारी चॉइस थी. आई विश कि परिजात ने कुछ 1-2 लाख अपने लिए रख लिए होते, बिकॉज बहन को मुझे याद है 3 लाख चाहिए थे. सलीम को 3 लाख चाहिए थे, तो उसको 5. बट ये दैट्स परिजात फॉर यू. उसको नहीं रखने अपने लिए, नहीं अपने भाई को भाभीियों को दे देता. सेल्फलेस. भाई और भाभीियों को क्यों? ये आपने पॉइंट आउट किया था पिछली बार, आपने यही बात पॉइंट आउट की थी कि परिजात एक ऐसा शख्स है कि वो इतना सीधा नहीं है. नहीं सीधा नहीं कि यार कि वो इतना सेल्फलेस हो जाए. लाइक दैट कि सीधा नहीं है.
वो इतना सेल्फलेस नहीं है कि अच्छा वो भाई और भाभी उसके साथ उसकी बहन का बुरा कर रहे हैं, उसके साथ बुरा कर रहे हैं, उनको भी वो जाके हेल्प आउट करे आउट ऑफ हिज वे जाके, वो नहीं करेगा। और वो पहुंच गया उधर पेटी तक। मजाक उड़ाना भी नहीं अच्छा लगता। भाभी जिस तरह बड़ा खूबसूरती से वो मदिया रिजवी ने किया था, जब वो बात कर रहे होते हैं कि इसकी शायरी से इसको अमीर हो जाएगा, तो वो चाय पीते पीते उनके मुंह से जो वो निकल आती है, it was very good। लेकिन वो पेटी तक पहुंच गया तो उसने पेटी खोल ली थी और शायद उसने वो कागजात भी देख लिए। जी बिल्कुल। तो इतनी अच्छाई उसकी काफी है कि उसने वो अपना बहन का हिस्सा वहां से लेने की कोशिश नहीं की। और वो सिगरेट भी रात को जो फूंक रहा होता है, आपने पिछली बार ये बड़े नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट्स हैं उसके अंदर, उसको फरिश्ता नहीं दिखाया हुआ, वो फरिश्ता नहीं है, जो कि अच्छी बात है, शुक्र है, इंसान है वो, इंसान है, एक बहुत ही हुनरमंद, क्रिएटिव, पोएटिक, हुस्न पसंद इंसान है, जो कि अपनी शक्ल की उसकी बोझ के नीचे दबा हुआ है। जब आप ग्रे कैरेक्टर्स की बात करती है ना, तो ऐसे कैरेक्टर्स मैं प्रेफर करता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। ऑफ कोर्स ये परीजाद भी एक ग्रे कैरेक्टर है ना आपका। भाई जब परीजाद अपने वेल्डिंग यूनिफॉर्म में आ रहा होता है अपनी छोटी सी हिल के ऊपर, और वो आगे से नाहिद उतरती गाड़ी से, और जो देख के जिस तरह वो जाता है, एंड द वे ही टर्न्स इन हिज रिस्ट एंड द वे ही वॉक्स, यू नो, जस्ट लेटिंग गो ऑफ हिज शोल्डर्स, इट्स इमैक्युलेट। और अब जो हमने देखा है कि नाहिद उसको बुलाती है, और ये कॉन्वर्सेशन छोटी सी हुई है ना कि नाहिद कहती है कि मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, इनको पता नहीं क्या होता है। आई थिंक के 2 नंबरी मारी है उसने, मजीद ने कोई माजिद भाई ने कोई 2 नंबरी मारी है, या मारी नहीं है तो मारने वाला है। वेरी वेल डायरेक्टेड बाय शहजाद भाई, वेरी वेल एक्टेड बाय ऑल द वंडरफुल एक्टर्स। दोबारा मैं नाम लेना चाहूँगा मशल का, नैटी का, अहमद अली अकबर, ऑफ कोर्स सच अ ब्रिलियंट 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 एक्टर। बहुत मज़ा आया देख के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। जी मूविंग ऑन टू जी इश्क है। मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है इश्क है इश्क इश्क 4 एपिसोड्स। हम कंक्लूजन और जो हुआ है उसकी तरफ आते हैं, और मैं आपको क्रेडिट भी ऐसे कैसे नहीं, मैं आपको क्रेडिट भी देना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि आप ही ने कहा था कि हो सकता है कि इसका कॉन्शियस जागे। नहीं, लेकिन मैं इसके कॉन्शियस जागने से खुश नहीं हूँ। आप खुश नहीं हैं? नहीं, इस तरीके से नहीं खुश मैं। अच्छा, उस पर फिर आते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपको अच्छा हाँ पूछना चाहिए। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने ये देखा हाँ। पिछले हफ्ते से लेके अब तक एक बहुत हवा बनता भी था इसकी, एक ये बहुत बड़ी मेजर रेलेवेंस थी कि शाहजेब शादी करने जा रहा है उसके साथ, निम्रा के साथ। ठीक है, ये बात हो चुकी है, और शाहजेब ने ये बात इसरा के मुंह पे गई थी रेस्टोरेंट में कि मैं निम्रा से शादी करने जा रहा हूँ, और निम्रा का हाथ पकड़ के बाहर चला गया। और फिर माँ कार्ड भी देती है। माँ कार्ड 33rd एपिसोड में माँ ने कार्ड भी दिया, और फिर उससे पहले वो भी हुआ, एक पूरा सीन हुआ जब वो शॉपिंग करने कॉम्प 3 के बाहर होते हैं, शादी करने जाते हैं, खाड़ी से वो निकले होते हैं, वहाँ पे भी शाहजेब को वो देखती है और इसरा कहती है कि तुम उसके निम्रा के पैरों में जाके बैठ गए, सब कुछ हो गया। कट टू हम देखते हैं कि जब टेरेस के ऊपर चाय पी रही होती हैं वालदा साहिबा, हमारी वो जो बहन है दूसरी अजीका का जो किरदार है, और ये भाई जो हैं हमारे हमाद, और वहाँ पे जब इसरा आती है और जब भाई उठ के उसको कहता है कि शाहजेब शादी कर रहा है, तो एकदम जो शौक आता है इसरा के चेहरे के ऊपर, क्या शाहजेब शादी कर रहा है? जी, उसको वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ ना, जैसे हमजा को नहीं हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, तो वो शौक में थी वो। हाँ, तो वो स्लीप वॉक करती आ रही पिछले 2 हफ्ते से। उसको नहीं एहसास। अच्छा, उसको एहसास नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि इन 4 एपिसोड्स को रिव्यू करने के लिए ना, मैं अपनी जो लॉजिक और अपनी जहन है उसको ये निकाल के ना अपने सर में से ये मैंने रख दिया साइड पे। ठीक है, मैं सोचना नहीं चाहती। आप सोचेंगे? नहीं, मैं सोचना नहीं चाहती, इसलिए कि मैंने तो सर ये 4 एपिसोड जो है ना बीमारी की हालत में बड़ी तबाककुन एंजॉय किए हैं। मैं कहती हूँ हीरो हो तो शाहजेब जैसा, आशिक हो तो शाहजेब जैसा। इसलिए कि वो अपने उस इश्क के उस हद तक पहुंच गया है कि वो हर चीज़ किए तो जा रहा है, मगर हर एपिसोड में एक दफ़ा उसने इश्क है का पूरा साउंड ट्रैक फ्लैशबैक के साथ, कमीज उतरना, सुहाग रात, वो लड़ाइयाँ, धक्का मारना, वो सारी चीज़ें, मतलब है प्यार उसको है। मुझे कोई शक नहीं है कि शाहजेब को जो जिस लेवल का इश्क है इसरा के साथ, वो किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकता। बट हम अब्सर्डिटीज कैसे साइड पे रख सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, सारी उम्र जब हम देखते हैं फिल्में, और जब भी कोई मेजर कैरेक्टर मरने वाला होता है और उसको मास्क लगा होता है, वो हमेशा अपना मास्क उतार के बात करता है, फिर वापस रखता है।
नहीं आप समझे नहीं हसन, आपको मैंने कहा ये मास्क पहने पहने इसने पूरे डायलॉग। आप क्या बेहुदा बात की है आपने। अच्छा नहीं पसंद है। अगर मेरे पास सोमो पे वेंटिलेटर पे फ्लैटलाइन होने के बाद दानिश पूरा आधा घंटा लेक्चर दे सकता है अपनी जिंदगी के बारे में, तो ये मास्क पहन तो ये मास्क पहन के नहीं कर सकता। ठीक है। नहीं ये आपने देखिए ज्यादा ना मुझे माफ कर, आपको मेरी गलती है, माफी मांगनी चाहिए। मेरी गलती है, हाँ। मैं इश्क़ की टीम से माफी मांगता हूं। नहीं आप गहराई को समझें ड्रामे के। अच्छा कैरेक्टर्स की गहराई। आप अभी भी सर्जरी से आए, बताएं जब ये मास्क लगा हुआ होता है बंदा बात कर सकता है? नहीं कर सकता। अब तो ये मास्क अगर लगा हो इसका मतलब आप आईसीयू में होंगे, तो अस्पतालों में तो आप आईसीयू दिखते नहीं है। नहीं वैसे अगर वैसे जनरली बाकी सारी चीजें छोड़, अगर ये मास्क लगा हो बंदा बात कर सकता है? बात कर सकता है। आवाज आ जाती है बंदे की? हाँ ठीक है। हाँ आ जाती है। मुझे मास्क लगा ना, मुझे यूजुअली वो मास्क लगा के ना वो आपको गैस देते हैं, वो कहते हैं काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 10। इस दफा उन्होंने मुझे कहा ही नहीं काउंट बैकवर्ड्स आप खुद ही 10 कर। ओ नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं, मास्क लगाया एंड देन आई रिमेंबर कमिंग आउट ऑफ एनेस्थीसिया आई वाज लाइक एम आई एवर गोना कम आउट ऑफ एनेस्थीसिया, आई वाज लाइक सो लाइक आउट ऑफ इट। एनीवे आई डाइग्रेस, बट हाँ बात कर सकता है मास्क लगाने की, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सॉरी आई टेक दैट बैक। आप गहराइयों में आप जाएं। ओके। पहली बात तो ये कि 33rd एपिसोड में हमारी जो साइको समीरा है, साइकोसोमैटिक बहन समीरा जो है, वो रजा को सब कुछ बता देती है कि हाँ मैंने किया है, तुम जो हो वो दुनिया के सबसे बेकार शख्स हो, ना तो मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी पे कोई जोर है, ना काम तुम्हें आता है, ना कुछ, सारा पावर शाहजेब के हाथ में है और ये मैंने सारा किया है पावर के लिए, बिकॉज पावर और पैसे के लिए, पैसे के लिए, और मैं राज करूंगी और ये वो। What does Raza do with that information? Nothing. ये चीज What would he have done? Conan told Shahzeb maybe that she's confessed to it. She's confessed to orchestrating this whole thing. Buddy. हाँ वो क्योंकि पिछली किस्त में कह भी रहा था कि मैं देखना क्या करूंगा जब मुझे पता चलेगा। रजा टू द रेस्क्यू मैंने तो टैगलाइन आपने क्लब बनाया था रजा टू द हैशटैग रजा टू द रेस्क्यू, वो मैंने कहा वाह जी वाह। कितना रजा ने आपका भरम तोड़ा वैसे। रजा ने मुंह काला करा दिया। रजा तू मेरा मुंह काला कराता। एनीवे फिर आप सर आप कंसिस्टेंसी देखें। अच्छा समीरा फिर जेवरों पे भी आंख रख के खाला को कहती है कि आपको भी अब मैं स्नूकर लगाऊंगा। वो अगली एपिसोड में। अच्छा ठीक है। आप कंसिस्टेंसी देखें सर। हाँ। एक ड्रामे में आपने कभी देखा है एक ड्रामा सीरियल में 2 प्लेन क्रैश होते हुए? इश्क में हुआ है। Could they not have killed Haris's mother? Did they have to kill her? पहले तो ये बताएं। Did they have to kill her? Did they have to kill Nirma and Nimra and Samira's parents? अच्छा आप ये देखिए उनकी शादी हो रही है घर में, कोई एक दफा उन 2 बेगैरत औरतों ने बैठ के अपने माँ बाप को याद किया हो, दुल्हन बनी हुई कि काश अम्मी जिंदा होती, काश अब्बू जिंदा होते। मुझे याद आया फरजाना खाला ने अपनी बच्ची की पहली शादी पे इतना भारी सेट पहना हुआ था, वही निर्मला पहन लेती कि अम्मी की याद में उनका सेट किया। Nothing, no recollection। आप वो छोड़िए, वो जिसकी माँ अभी मर गई है वो कह रहा है मैं इस तरह के बगैर नहीं रह सकता, मतलब इस तरह मुझे छोड़ के। लानत तेरी शक्ल के ऊपर, ये किस तरह के किरदार हैं यार। वो तो फिर हार्मोनल हारिस है ना, वो तो हमने एस्टैब्लिश वो उसकी अभी दिस इज अ कैरेक्टर एंड दिस स्ट्रिक्टली जो भी हमारा ये क्रिटिसिज्म है, आई वांट टू मेक इट क्लियर, ये किसी एक्टर के ऊपर नहीं है। एंड वी अंडरस्टैंड कि एक्टर्स आल्सो कैन ओनली डू सो मच, जो उनको दिया गया जाता है उसकी के उन्होंने अंदर रह के काम करना होता है। बट मेरी ये कंप्लेंट है राइटर के साथ, that he's done the role very well because you actually hate the character। हमाद शुएब ने अदाकारी बहुत अच्छी की है, बट ये जो किरदार है उनका, यार ये कितना कोई आपने बिजार किस्म का दिखाया कि उसकी माँ मरी है अभी। छोड़ के मत जाओ, भाई छोड़ता बंदा उसको है जो आपका हो, वो तो कभी थी नहीं तेरी यार। और मतलब this is the same day that his mother has died, the same day। अच्छा पहले तो ये कि टाइमलाइन देखिए, मैंने आपको पहले कहा था हसन आप ज्यादती बहुत कर रहे हैं आज। हसन I'm sorry, आपको पहले कहा था लॉजिक को बाहर कमरे से छोड़ के आए। सॉरी कभी प्लेन क्रैश के बाद इतनी जल्दी बॉडी मिल जाती है? नहीं। तो मेरा लॉजिक ढूंढ रहे हो? अल्लाह माफ करे, बॉडी मिलती भी नहीं है बहुत सारे इंस्टेंसेस में। नहीं यार, आई डोंट इवन वांट टू मेक लाइट ऑफ इट, बट या आई मीन कि आप इतनी अब्सर्डिटीज ना डाला करें यार ड्रामे के अंदर। व्हाई वुड यू इंट्रोड्यूस 2 प्लेन क्रैशेस इन वन प्लॉट? व्हाई? और फिर क्रेडिट टू हमाद कैरेक्टर, नॉट द एक्टर, कि वो कहता है कि उसका रोड एक्सीडेंट में उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि एक्सीडेंट उसने नहीं बोला, हारिस का जो हुआ है, कि ये ना लगे कि एक और प्लेन क्रैश हो गया, उसने कहा रोड एक्सीडेंट हुआ है। डिड यू नोटिस दैट? मैं आती हूँ जी 34th एपिसोड में वो जो जेवर का सीन होता है, उसमें हमें और पता चलता है कि समीरा कितनी साइको है। वो जो माँ दिखा रही होती है तो कहती है देंगी नहीं ये, अच्छा जेवर अब वो निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, दिखा नहीं रहे वो आपको जेवर, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
मतलब प्रोडक्शन तो हाउस क्या इतने बड़े बड़े डब्बों में आपको जेवर भी दिखाए वो? यार 2 सेट रखते थे असल में। कहाँ से लेके मुझसे आते? ले जाते, क्या हो गया? बड़ी मंग लेंदे यार, किसी को मंग लेंदे, 2 सेट पे कम रख लेंदे, 2 सेट पे कम। अच्छा और कसम है सारों को, ड्रामा बनाने वालों को, मैं आमना का नंबर आपको चाहिए हो, मुझे इंस्टा पे आप राब्ता करें, आपको मैं सेट निकलवा के दूंगा। ऑन रिकॉर्ड आमना ने बोल दिया, आपको जब जब सेटों की जरूरत है आप प्लीज मुझसे राब्ता करें। किसी से मांग लेते, किसी ज्वेलर के साथ अलाइन कर लेते अपने आप को, 2-4 सेट अच्छे रखते थे। और इवन जो निम्रा और उसने समीरा ने शादी पे पहने होते हैं, मैं कहती हूँ ठीकरा सेट, सोनिया का नाम नहीं। यार बात क्या हो रही है, ड्रामे में क्या से क्या हो गया, तानू सेटां दी पई सेट बड़े जरूरी का देते हैं, इसलिए कि दे शोइंग देम टू हैव कि माँ का इतना जेवर उस पे नजर दिखा कुछ भी नहीं रहे। इट्स सो सैड। एनीवे, वो फिर हमें साइको समीरा की थोड़ी और होती है कि वो कहती कि अगर ये काबू में ना आई तो फिर इनको भी फिर मैं कहाँ दारुलमान छोड़ाऊंगी। जाती हैं आंटी दारुलमान। अच्छा जी। वो कहती मैंने तो इस घर पे राज करने के ख्वाब देखे थे, मैंने तो इसको भी फीड किया था निम्रा के दिमाग में कि वो इसके साथ शादी कर ले शाहजेब के साथ, लेकिन उसको तो प्यार ही हो गया, वो तो जोगन ही बन गई। अच्छा वो तो जो शाहजेब है वो तो नहीं इश्क से बाहर निकल रहा ना। अब आपको याद है शाहरुख खान और दीपिका की हैप्पी न्यू ईयर जी, आपको याद है कि शाहरुख खान वो दोनों कैरेक्टर्स जब स्क्रीन पे आते हैं वो जरा सा उनका हाथ रखता तो फ्लेम होती है। जी जी जी। इसी तरह मुझे लगता है कि शाहजेब जब जब स्क्रीन पे आता है मेरा हीरो, तो मुझे उसके दिल की किरचियां टूटने की आवाज आती है। अच्छा। ऐसे लगता है जैसे कि एक ग्लास टूटा हो, एक दिल टूटा हो। यार वो बंदे ने निभाया है अपना पागलपना। यार वैसे ऑल थिंग्स असाइड दानिश ने अदाकारी अच्छी की। वो जो माँ के साथ सीन था उस पे आते हैं, उस पे आएंगे। तुसी मनु गाली ये मेरे ख्याल में कोई भी इंसान सर्जरी के लिए जाए अगर तो आगे 4 किस्तें इश्क है की देख ले, वो खुद ही रिकवर कर देगा। नहीं मैं बड़ी नाराज हूँ लोगों से, कह रहे हैं टॉक्सिक लव नहीं भी लव टॉक्सिक, इसीलिए लोगों ने कहा है देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन लव एंड वॉर। और मैं आपको बता रही हूँ दिमाग बाहर छोड़ के रिव्यू कर रही हूँ, मुझे जज ना करें मुझे। ठीक है, मैं जज ना करना। ठीक है, फिर तुसी करोगे भी, तुसी गल। हाँ, तो फिर ये हो जाता है जी 34th एपिसोड कि शाहजेब एक और दफा साउंड ट्रैक में पूरा याद करता है इसरा को, उसके टूटने के दिल की आवाज आती है और हारिस की अम्मी का प्लेन क्रैश हो जाता है, वो मर जाती हैं। 34th एपिसोड में हारिस का भी एक्सीडेंट हो जाता है 35th एपिसोड में। हाँ, हारिस का भी। एंड बाय द वे दैट एक्सीडेंट इज शोन वेरी वेल। हाँ, जिस तरीके से वो ट्रक को लगता है जाके और जिस तरीके से इट्स लगता तो नहीं है जाके, बट मतलब जो दिखाते हैं जिस तरीके से दे हैव शोन इट वेरी वेल, मैंने देखा तो आई फेल्ट के अच्छा जी। अच्छा, इससे पहले आप आगे बढ़े मैं क्विकली, क्योंकि वैसे तो हम डिसॉल्व कर चुके हैं, बट अगर वी लव शाह क्लब होता हाँ। तो उसकी एक और ऑनरी मेंबर आई हैं जो कि वो शाहजेब इसकी कजन है हारिस की, उनको भी हम नाम बताएं उनका, वेलकम करते हैं। मुझे निशीमा नहीं, शाइस्ता नहीं, शानो, अफरीन या अफरीन होगा मेरे ख्याल में, उसको पता है, उनको हम वेलकम करते हैं, लेकिन अब क्योंकि क्लब नहीं है तो उनका कुछ नहीं हो चुका है, इसलिए उसको ना क्लब को दोबारा करें। लेकिन एब्सर्डिटी देखें कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शाहजेब को उस वक्त तक मिला ही नहीं था, वो उसको शाह कह रहा है, ये कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती। किसी उसकी माँ ने, वो इसरा ने, कभी किसी ने उसको जो बहुत उसके जो सगे रिश्ते हैं, सगे तो नहीं खैर बीवी का रिश्ता होता, बट सगी होती है बीवी एक तरह से, उसने कभी न किसी ने शाहजेब को शाह नहीं बोला। अच्छा, तो ये आप देखिए मुझे इस एपिसोड से एहसास हुआ कि ये जो प्रोडक्शन हाउसेस है ना, इनमें हम आहंगी बहुत है। अच्छा जी, इसलिए कि जो सेवन स्काई की जो गॉज की पट्टी है ना पायरोडीन वाली जो हमजा और दिलनशीन के बीच में है, वो ही वो पट्टी लैंड करते हैं हारिस को। इस बात का क्रेडिट जाता है कि 2 दिन के बाद बीमार रहने के आईसीयू में, शुक्र है उसके बाल थोड़े से हिले, पहले तो उसके बाल बिल्कुल सेट थे जॉनी ब्रावो से। आईसीयू में शेव भी हुई थी, शेव तो अभी वो एक्सीडेंट हुआ तो बढ़ तो नहीं जानी। अच्छा, बड़ा मजे की बात है ना कि आईसीयू में से डॉक्टर ऐसे निकलता है जैसे बेडरूम में से निकल रहा है, जबकि आप मुझसे पूछें आईसीयू तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। इट्स लाइक सो वे इनसाइड इन अ हॉस्पिटल दैट यू कांट एक्सेस द पेशेंट। आईसीयू, फिर आईसीयू रिकवरी, फिर वो भी इतना क्रिटिकल, मगर वो तो What do you make of Haris's attempt to make a video of himself? वो जरूरी था। नो, अब ये बात ये आपने कहा कि जी हारिस पुल्ड अ खिज़र। नो, आई डिसएग्री। He didn't? No, because हारिस का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। हारिस अगर ये एहसास करता कि यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ और इतनी लड़ाई कराने के बावजूद ना शाहजेब
के दिल से इसरा उतर रही है और ना इसरा के दिल से शाहज़ेब उतर रहा है। वो अभी भी कह रही है बैठ के कि शाहज़ेब को मैं कैसे बताऊं कि मुझे तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं आता। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू इश्क। No matter what goes between you, know that the other person has this love for you, this manic love. And Hassan, we can call it toxic, we can call it stupid, we can call it unreasonable. But it's love at the end of the day. No, I think every woman would be happy to have that kind of love. कि आपकी sanity जो है ना वो, not to say the शक वाला part नहीं, but कोई ऐसा कि आपको प्यार करने वाला logic ना देखे. I'm not talking about the शक वाला But फिर वो लॉजिक शक में भी नहीं दिख रहा ना, because there's a thin line between love and hate ना, फिर वो लॉजिक रहता नहीं है। बट ऐसा इश्क किसको नहीं चाहिए कि यार अगला बंदा जो है वो आप पे मर मिटने को तैयार है। ऐसा इश्क तो अच्छा है, बट ये ऑब्वियसली टॉक्सिक हो जाता है। या वी एग्री। सो एनीवे शुक्र है, बड़ी मेहरबानी था। टॉक्सिक हो जाता है, बट प्यार है। उस हालत में वो कहता कि मैं पीछे हट रहा हूँ एंड आई एम रियली सॉरी, दिस इज व्हाट्स हैपेंड, यू नीड टू नो। मैं कहती ही इज पुल्ड अ खिजर, बट नो, ही इज डाइंग। और वो अपनी आखिरत संवार रहा है कि चलो यार मैं मरते मरते कोई, और वो कह भी देता है कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। हर मरतबा किरदार यही डायलॉग बोलता है, यही बोलता है। तो नो मार्क्स, नो ब्राउनी पॉइंट्स। तुझे नहीं, हारिस रिडीम नहीं हुआ आपकी नजरों में? नहीं जी। तो उन्होंने हारिस का अंजाम बुरा भी तो दिखाना था ना, ये भी एक प्लॉट पॉइंट था ना कि मैं उसका इबरतनाक अंजाम देख के आ रहा हूँ, जो ये शाहज़ेब अपनी माँ को बोलता है। मुझे एक है जहाँ राइटर ने इतनी बोंगियां मारी हैं, वो अफशी भी अगर शादीशुदा ना होती तो दिखा देते कि हारिस जो है व्हीलचेयर में आ गया और अफशीन उसकी पूरी जिंदगी उसका ख्याल रख रही है। क्यों रखेगी? अफशीन की शादी अगर ना होती तो पूरा चक्कर ही कैसे होता जो हम सफर 2.0 पुल आउट किया उन्होंने। पुल आउट नहीं, पुल ऑफ पुल आउट भी किया है उसकी, या उसको भी एक्सीडेंट किसी जहाज में गया होता। कुछ भी हो सकता है, इश्क है, मतलब कौन सा लॉजिकली हो रहा है यहाँ पे कुछ। जी 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 बिल्कुल। सो ये हुआ सारा। तो फिर शाहज़ेब माँ के पास गया, एक अच्छा शाहज़ेब आखिरी एपिसोड में 35वें एपिसोड में एक और दफा पूरे गाने का फ्लैशबैक। ये वैसे 2 एपिसोड्स को उन्होंने 4 में खींचा, बड़ा जबरदस्त है। पूरा 5-6 मिनट का उन्होंने गाना आखिरी एपिसोड में। फिर एक तो ये है कि जिन लोगों की साउथ एशिया में शादी होती है उनको ये तो इस रस्म से वाकिफ होंगे कि हमेशा दूल्हा स्टेज पे बैठा होता है और दुल्हन को लेके आते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा। ओ हाँ, गुड पॉइंट। हाँ जी, गुड पॉइंट जी, गुड पॉइंट कि दूल्हा आया दुल्हन के पास जी। यार ये वैसे ये कैसे पुल किया इन्होंने? ये तो मैंने अभी सोची है बात। मैंने आपको कहा ना लॉजिक बाहर छोड़ के आए। ये बड़ी नई बात है। हमेशा दुल्हन को लेके आते हैं। हम तो सारी उम्र ये देखते रहे कि दुल्हन आती है स्टेज के ऊपर। असल शादियों में भी हमने ऐसे देखा है। नहीं, ऐसा ही होता है मेरे भाई। हमने कब देखा है कि दुल्हन बैठी और दूल्हा आए शादी पे? और दूसरी ये कब हुआ है? ये कैसे हुआ है? और जहां तक मुझे पता है एक स्टेज पे बिठा के दूल्हा दुल्हन को निकाह होता भी नहीं है। हमेशा बीच में यहाँ निकाह होता है, फिर दुल्हन आती है। ये पॉइंट ही है। एग्जैक्टली। ये क्या किया इन्होंने? ये तो आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये तो बहुत ही बेवकूफाना हरकत की है। वो दोनों जो अब ये बोलेंगे ये ट्रिवियल चीजें हैं, ये ट्रिवियल। आज तक कोई शादी देखी है कि दुल्हन बैठी और दूल्हा है? अच्छा, दुल्हन बैठी हुई है, दोनों ऐसे एंटिसिपेट कर रही हैं और वो कहती भी है समीरा आ गया, वो आ गया बकरा आ गया, बकरा किस्तों पे आ गया। और साथ जो वो यूजलेस रजा टू द रेस्क्यू था वो ऐसे आ रहा होता, सब पता होता है उसको। निम्रा लग बड़ी खूबसूरत रही होती है, जोड़ा भी उसका बहुत अच्छा होता है। Does it matter? Yeah, of course. इतनी the larger इश्क है, यही तो मजे हैं सर आपके। आप लुत्फ नहीं उठा पा रहे। तुसी कह रहे सी सेट नहीं उन्हें सही पाए, उन्हें सही पाया, पर तुसी सेट बड़ा हल्का सी भाई, सोना था ही नहीं उस सेट में। अच्छा, फिर वो पहुंचता मेरे ख्याल है मैंने एनेस्थीसिया के असर में देखे हैं 4 एपिसोड। आई एम क्वाइट श्योर एक्चुअली। मगर हाँ, वो हमाद भी उधर पहुंच जाता है और उसी वक्त इसरा का भी फोन आ जाता है। कैन वी स्टार्ट अ वी लव हमाद क्लब? वैसे वी हैव टू डू दिस। अच्छा, बाय द वे, आई डोंट नो द एक्टर्स नेम। आई शुड, आई नो Who? हमाद। I can tell you that. हाँ बताएं। Hamad's name is Hamad. No, it's not. It is. अच्छा, दिस हमाद एक्टर एंड कैरेक्टर दोनों, रियली? हमाद जो है ना, he, I feel, and I've been observing him for the last 8 episodes. He has hero material. I think he's a very good looking boy. अच्छा, no, I apologize. Hamad and Faraz are brothers, और उनकी I think they're twin brothers because उनकी शक्लें बहुत मिलती हैं. Hamad was in, you remember, कहीं दीप जले. I think so too. So this is not Hamad, this is Faraz. Sorry, I apologize. Faraz Faruqi. I think that he's hero material. I think he's very good looking and he has screen presence as well. And I'm sure he's done a couple of lead roles as well. He's done drama. But इनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा उभरा है in the last 2 episodes. जिस तरीके से वो कहते हैं ना, बेटा करके बहन के साथ, शुक्र है यार, they've come around, the माँ and the, और
नादान नैना जो है वो तो गायब भी हो जाती है बिल्कुल आखिरी 3 एपिसोड्स में, उसको कोई रोल नहीं होता। वो बीच में आया ना फोन के, आओ शॉपिंग करने चलें, कहता नहीं। वो कहता है नहीं उसको दे दो कार्ड। हाँ। फिर जी 36वीं एपिसोड 36 एपिसोड में जब शाहजेब घर आता है, यार माना दानिश तैमूर का ये सिग्नेचर कैरेक्टर है, दिस इज द दीवानगी कैरेक्टर जिसमें आप एक बिल्कुल एक आशिक मिजाज इंसान है और वो हाइपर हो रहा है, बट ही इनैक्टेड दैट सीन वेरी वेल एंड सो डिड सबा फैसल। वो जब रियलाइज करती है कि ये तो मेरा बेटा गया, वो जब इस तरीके, एंड मुझे लगता है कि लाइक अटिका ओडो इन हमसफर शी इज गोइंग टू गो क्रेजी एज वेल। इश्क है इसेंशियली हमसफर 2.0 बिल्कुल इसेंशियली तो वही है, प्रेमिस तो वही है। आपने दरिया को कूजे में बंद कर लिया, शाबाश जी। तो शुक्रिया। मॉम और इसरा का टॉक भी बड़ा अच्छा होता है कि आपको रियलाइज होता है कि शुक्र है उनकी हो गई है। हमाद भाई इमर्जेस एज द हीरो ऑफ द होल प्लॉट बिकॉज वो सब कुछ बता देते हैं, एंड इट्स अ पिटी दैट शाहजेब ऑफ कोर्स को हारिस की गवाही जो है ओवर इसराज इनोसेंस इज दैट्स अ बिट ऑफ अ पिटी कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। मैं वेट कर रहा था कि आप ये पूरा अपने जोन से आए, तो मैं अपने एनेस्थीसिक जोन है। हाँ देखिए बात ये है कि हारिस जब ये सारा जब उसके पास आती है और हमाद वहाँ पे आता है और वो फ़ोन पे सुनता है कि इसरा ये बात कर रही है, यार मैं यही सोच रहा था कि कौन बेवकूफ़ इंसान, एक तो एक आम अगर खावंद हो, एक आम मर्द हो, वो एक ऐसे शख्स के भरोसे में आ जाए जो कि आपको पता है कि एक उसकी इविल इंटेंशंस पहले दिन से है, आपको पहले दिन से पता है, और वो अपनी बीवी पे शक कर ले ना, और बीवी पे शक भी कर ले तो चलो ठीक है, लेकिन बीवी से पूछे भी ना, इन्वेस्टिगेट भी ना करे, उसको धक्के मार के निकाल दे सिर्फ ऑन द बेसिस कि उसको नजर क्या आया नहीं, और वो पता है कि ये बार बार वीडियोस भिजवा रहा है तो किसी अच्छी नीयत से तो नहीं भिजवा रहा तो कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा ना, तो उसने नहीं किया, उसने किसी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अब जब उस बंदे ने ये बात बोल दी तो सडनली उसको ये रियलाइजेशन होगी कि मेरी बीवी गलत कह रही, क्योंकि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, मरता हुआ, बट ये आम मर्द भी उसको थोड़ा सा लगे यार कि मैं शक कर रहा हूँ। शाहजेब तो जनूनी है इसरा के पीछे, बिल्कुल जनूनी, तो वो इतनी जल्दी कैसे मान गया? मैं नहीं इस बात को माफ कर सकता। नहीं आप ना करें, मैं नहीं, बट देखें आपने जादून को, जैतून क्या नाम था, जारून, कौन जारून तो उसमें था, वो तो वो था क्या नाम था फवाद का, आशिर हुसैन, आशिर। आपने आशिर को माफ किया ना, आपने किया, ऐਵੇਂ ना करो, नहीं आप मुंडी ना हिलाएं ऐसे, आई एम सॉरी टू से, आपने किया हुआ आशिर को माफ, आपने क्या पूरे पाकिस्तान ने आशिर को माफ किया है। तो अगर पूरा पाकिस्तान आशिर को माफ कर सकता है तो फिर आपके पास क्या प्रिटेक्स्ट है कि आप शाहजेब को माफ नहीं करेंगे? आप लोग ये सोच के समझ के फैसला कीजिएगा। अब आप लोग जी नहीं, सॉरी, मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। आशिर की जाती है खिरत के साथ जबरदस्ती शादी, आशिर नहीं करना चाहता था उसके साथ शादी, उसकी जबरदस्ती उसके साथ शादी करते हैं। ओ भाई साहब, जब ये सब कुछ हुआ है तब तो वो प्यार करता था ना, वो करता था, लेकिन वो जुनूनी इश्क की ये हद नहीं थी जो इसकी थी भाईजान की, बहुत फर्क। तो ये तो आप भी कहती हैं आनी है कि शाहजेब जो है इन कैरेक्टर है, कि वो इम्पल्सिव है, वो जो भी फैसला करता है वो इम्पल्स में आगे करता है। बिल्कुल, ये उसका कैरेक्टर ट्रेट है उसका। तो फिर आपने उसको माफ कर दिया था आशिर को, तो आप शाहजेब को क्यों नहीं माफ? मैंने तो नहीं किया था उसको माफ, आप जबरदस्ती मेरे किया आपने माफ, आपने किया, आपने कहा हमसफर बनाई इसलिए आशिर और खिरत और नहीं, आपने, मैंने ये कहा था उनकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी, वो इन दोनों की भी है। आपने ये, आप इस बात पे मैं अभी हमसफर का जाके हॉट गोल्ड दोबारा देखूंगा। मैं जरूर कहा था कि हाँ, व्हाट हैपेंस एट द एंड, दे चेंज द एंड, राइट, हमसफर का, बिकॉज ऑन पब्लिक ओपिनियन, अदरवाइज वो नहीं माफ करती उसको खिरत एट द एंड इन द नॉवेल, दे चेंज्ड इट ऑन पब्लिक ओपिनियन। इसके में क्या होगा? उसने वकील को फोन कर लिया, उसने वकील को क्यों फोन किया? तलाक के कागजात बनाने के लिए? नो। और क्यों? वो खुद तलाक देगा उसको, अब वो बोलेगा मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, मैंने तुम पे शक किया है। आपको लगा तलाक के लिए उसने? तो और क्यों किया उसने? पता नहीं क्यों, मुझे क्यों ख्याल ऐसा आया कि अपनी जायदाद अलग कर रहा है और कह रहा है मैं अपनी जिंदगी से जा रहा हूं। अब लो, इतनी बड़ी सिचुएशन में वो मतलब जदाद के लिए कर रहा है। आप सही कह रहे हैं। उसने वकील को फोन किया कि आप तलाकनामा बनवाएं। एनेस्थीसिया का असर अभी भी है। ऑब्वियसली व्हाई एल्स वुड ही कॉल अप द वकील? क्योंकि देखें शाहजेब अपनी नजरों में, मैं किरदार की बात करूं, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा, शाहजेब जो किरदार है वो अपनी नजरों में अब रिडीम नहीं हो सकता कभी भी, कि मैंने उस शख्स पे, अगर वो ट्रू इन कैरेक्टर अभी भी रहता है कि नहीं हो सकता है, बिकॉज ही इज नॉट डन एनी, देयर इज नो इरिवर्सिबल डैमेज, कोई उसका मिसकैरेज नहीं हुआ,
इस पूरी सिचुएशन में। नहीं, बट इसरा तो पिछले 2 किस्तों से यही कह रही है ना कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि दुश्मनों ने जो किया वो किया, मुझे तो इस बात का दुख है कि दुश्मनों ने जो शाहजेब को दिखाया उसने वो मान लिया। हाँ, लेकिन वो जो उसने देखा उनका प्यार इतना कंसिस्टेंट है कि ऑब्वियसली इट विल बी हैप्पी एंडिंग। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि शाहजेब अब तलाक इसरा को दे देगा और इसरा बखुशी उस तलाक को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो भी शाहजेब के साथ दोनों प्यार जरूर एक दूसरे के साथ करेंगे, बट वो दोनों हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा चलो देख लेते हैं, ख्याल। ठीक है। आपको लगता है हैप्पी एंडिंग होगी? आपको लगता है कि ये इश्क उनका उनको पार नहीं कराएगा? मुझे लगता है उनका इश्क उनको पार करा देगा। नहीं कराएगा। चलें ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बहरहाल देख लेते हैं क्या होता है। अगले हफ्ते आखिरी 2 किस्तें आ रही हैं, डबल एपिसोड, लास्ट डबल एपिसोड, सो वील नो सून इनफ हाउ दिस अनरेवल्स एंड एंड्स। ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहिए? कुछ रह गया? नहीं, नहीं। मेरे ख्याल में बड़े अब मैं अपनी पहले आप लॉजिक को पहनने टोपी लॉजिक वाली। और शुक्रिया आमना कि आपने हमें ये वक्त दिया, मौका दिया कि हम ये रिव्यू रिकॉर्ड कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होपफुली इंशाल्लाह वी विल प्रेइंग दैट यू रिकवर फुली सून। शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोग अपना ज़बरदस्त फीडबैक हमें भेजते रहते हैं। बियॉन्ड बॉर्डर्स पे भी बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आपने भेजे, थैंक यू वेरी मच। उससे पहले ऑन द स्पॉट आप दोनों प्रोग्राम्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, रियली मीन्स अ लॉट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी हम इन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रखेंगे और आपको हमारे ये सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग सम इंटरव्यूज दैट वी विल इंशाल्लाह बी डूइंग सून। तो तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। अब मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।